क्विक आईएएस कंपोज योर ड्रीम। हेलो दोस्तों, क्विक आईएएस में आपका स्वागत है। हमारे चैनल द्वारा लगातार एनसीईआरटी क्लास प्रोवाइड कराई जा रही है। ये क्लास 12 एनसीईआरटी ज्योग्राफी में भारत लोक अर्थव्यवस्था के अंतर्गत चैप्टर नंबर 3 है। इसका नाम है भारत में भू संसाधन और कृषि। तो इसमें भू संसाधन के बारे में बताया गया है, कृषि के प्रकार के बारे में बताया गया है, कृषि की कौन कौन से फसलें होती हैं और उनका क्या क्षेत्रफल होता है, सबके बारे में अलग अलग बताया गया और डाटा बताए गए हैं। सबसे अधिक गेहूं चावल का उत्पादन कहाँ होता है, कौन सी फसल ज़्यादा कहाँ होती है, कहाँ कम होती है, उनका क्या प्रभाव पड़ता है और भूमि क्षरण क्या होता है, सबके बारे में डिटेल में बताया गया है। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा, इस चैप्टर को पूरा देखिएगा। कहीं कोई डाउट होता है कमेंट करके पूछेगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे इस तरह क्लास आपको लगातार मिलती रहे। हम लोग शुरू करते हैं सीधे लेसन की ओर। ये क्लास 12 ज्योग्राफी एनसीईआरटी का तीसरा चैप्टर है, भू संसाधन और कृषि। जो भूमि है वो एक संसाधन है और भूमि पर तरह तरह की क्रियाकलाप होते हैं, चाहे परिवहन हो चाहे कृषि हो, इसी में भवन का निर्माण होता है। तो कुल मिलाकर के जो भूमि है हमारी वो भी एक संसाधन है। कैसे उसका उपयोग हो रहा है ये हमें पढ़ना है। और भारत में कृषि के प्रकार और कृषि की कौन कौन सी फसलें होती हैं और उनका उत्पादन कहाँ होता है उसके बारे में डिटेल पढ़ना है। और हर एग्जाम में कृषि से जुड़े हुए क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं, तो इसको बहुत अच्छे से देखने की जरूरत है। वीडियो को पूरा अंत तक देखना है। कहीं कोई डाउट लगे तो कमेंट करके पूछना है, उसका जवाब आपको दिया जाएगा। यहाँ लिखा है जो है आगे कि आपने अपने चारों ओर भूमि के कई उपयोग देखे होंगे। आपने देखा होगा जैसे आपके यहाँ कोई लैंड होगा तो उस लैंड पे घर भी बना होगा, कृषि भी हो रहा होगा और हो सकता है वो वहाँ पे बगीचा भी लगा हो। तो इसका मतलब है कि भूमि का कई तरीके से उपयोग हो सकता है। पृथ्वी के कुछ भाग पर नदियां हैं, कुछ पर वृक्ष हैं तथा कुछ पर सड़कें और इमारतें निर्मित हैं। विभिन्न प्रकार की भूमि विभिन्न कार्यों हेतु उपयोगी हैं। इस प्रकार मनुष्य भूमि को उत्पादन, रहने तथा नाना प्रकार के मनोरंजक कार्य हेतु संसाधन के रूप में प्रयोग करता है। याद रखना, हमारे यहाँ चाहे जो भी एक्टिविटी होती है पूरे दुनिया में, चाहे भारत में, हर जगह भूमि का अलग अलग तरीके से इस्तेमाल होता है। आपके स्कूल की इमारत, सड़कें जिन पर आप यात्रा करते हैं, जो है खेल क्रीड़ा उद्यान मतलब जहाँ पे आपका प्लेग्राउंड है, आप जहाँ खेलते हैं, खेत जिन पर फसलें उगाई जाती हैं और चारागाह जहाँ पशु चरते हैं, आदि भूमि के विभिन्न उपयोग को प्रदर्शित करते हैं। तो भूमि का अलग अलग तरीके से जो उपयोग हो सकता है तो उसी के बारे में यहाँ पर दिया गया है। लिखा है भू उपयोग का वर्गीकरण। लिखा है भू राजस्व विभाग, जो हमारे देश का भू राजस्व विभाग है, वही जो है भूमि का जो है भू राजस्व वसूलता है और भूमि की देखरेख करता है। उसी के पास सारे आंकड़े मौजूद होते हैं। ठीक है, तो लिखा है भू राजस्व विभाग भू उपयोग संबंधी अभिलेख रखता है। याद रखना, भूमि का उपयोग किस प्रकार से हो रहा है पूरे भारत में, किसी राज्य में, उसका सारा ब्यौरा कौन रखता है? भू राजस्व विभाग रखता है। भू उपयोग सवर्गों का योग कुल प्रतिवेदन रिपोर्टिंग क्षेत्र के बराबर होता है, जो कि भौगोलिक क्षेत्र से भिन्न है। भारत की प्रशासकीय इकाइयों के भौगोलिक क्षेत्र की सही जानकारी देने का दायित्व भारतीय सर्वेक्षण विभाग पर है। तो भारतीय सर्वेक्षण विभाग जो है भूमि की सही जानकारी देता है कि किस क्षेत्र पर क्या है और क्या नहीं है। क्या आपने कभी भारतीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा तैयार किए गए मानचित्रों का प्रयोग किया है? भू राजस्व और सर्वेक्षण विभाग दोनों में मूलभूत अंतर यह है कि भू राजस्व द्वारा प्रस्तुत क्षेत्रफल जो है पत्रों के अनुसार रिपोर्टिंग क्षेत्र पर आधारित होते हैं, जो कि कम या अधिक हो सकता है। कुल भौगोलिक क्षेत्र भारतीय सर्वेक्षण विभाग पर जो है के सर्वेक्षण पर आधारित होता है तथा यह अस्थायी होता है। तो याद रखना, इनमें सबसे ज्यादा मान्य जो होता है वो भारतीय भू सर्वेक्षण विभाग का होता है। ये सब प्रकार की भूमि का सर्वेक्षण करता है, लेकिन जो भू राजस्व होता है वो मेनली जो है उन क्षेत्रों को करता है जहाँ पे कृषि हो रही हो या जहाँ पर जो है क्या कहते हैं कोई कर प्राप्त हो रहा हो। आप भू राजस्व वर्गीकरण के विषय में सामाजिक विज्ञान की पुस्तक क्लास 10 में पढ़ चुके होंगे। याद रखना, यहाँ भी हम उसको एक बार देखेंगे। लिखा है भू राजस्व अभिलेख द्वारा, अभिलेख मतलब होता है रिकॉर्ड के द्वारा अपनाया गया भू उपयोग वर्गीकरण निम्नलिखित है। तो हमारे देश में भूमि का कितने प्रकार से उपयोग हुआ है उसी को बताया गया है। नंबर 1 है आपका वनों के अधीन क्षेत्र। तो बहुत सारी हमारे देश में जो लैंड है, भूमि है, वो वनों के अधीन है, उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, तो बहुत सारी भूमि किसके अधीन है? याद रखना, वनों के अधीन है। तो इसके बारे में ये यहाँ पर जो डिटेल में दिया गया तो लिखा है, यह जानना आवश्यक है कि वर्गीकृत वन क्षेत्र तथा वनों के अंतर्गत वास्तविक क्षेत्र दोनों पृथक हैं। सरकार द्वारा वर्गीकृत वन क्षेत्र का सीमांकन इस प्रकार किया
जहां वन विकसित हो सकते हैं। भू राजस्व अभिलेखों में इसी परिभाषा को सतत अपनाया गया है। तो मतलब मेरा कहना यह है कि बहुत सारी भूमि हमारे वनों के अधीन है। ठीक है। दूसरा है बंजर व व्यर्थ भूमि। तो हमारे देश में बहुत सारी भूमि क्या है, बंजर और व्यर्थ भूमि है, जिस पर खेती नहीं होती। ऐसे क्षेत्र कौन कौन से हैं, तो पहाड़ी भूभाग मरुस्थल हैं, खड्ड क्षेत्र हैं जो कृषि योग्य नहीं है, ये बंजर और व्यर्थ भूमि है। ठीक है। तीसरा है गैर कृषि कार्यों में प्रयुक्त भूमि। तो गैर कृषि कार्यों में प्रयुक्त भूमि कौन कौन सी होती है, तो इस वर्ग में हम ग्रामीण और शहरी बस्तियों को, सड़कों को, नहरों को, दुकानों और उद्योगों को हम इसमें रखते हैं, जो गैर कृषि कार्यों में उपयोग की जाती है। तो कुछ भूमि है जो अस्थायी चारागाह के क्षेत्र के लिए उपयोग की जाती है, जहाँ पे पशु चरते हैं। तो ये जो है इसे हम साझा संपत्ति संसाधन कहते हैं, जहाँ गांव के हर लोग इसका यूज कर सकते हैं। ये बात याद रखना। और ग्राम पंचायत के अधीन ये होती है, कौन, चारागाह भूमि। इस पर सब इस्तेमाल कर सकते हैं, इसलिए इसको साझा संपत्ति संसाधन भी कहा जाता है। ठीक है। कुछ भूमि ऐसी है जो विविध तरु फसलों और उपवनों के अंतर्गत है। याद रखना, जैसे कुछ भूमि ऐसी है जहां पर फलदार वृक्ष लगाए जाते हैं और पेड़ पौधे हैं, बगीचे लगाए जाते हैं, उसके अधीन है। तो कुछ भूमि कृषि योग्य व्यर्थ भूमि है। वो भूमि कृषि योग्य है लेकिन वहाँ व्यर्थ भूमि, मतलब वहाँ कृषि नहीं हो रही है, उसके बारे में बताया गया है। ये कुछ भूमि इसका इस्तेमाल होता है। कुछ भूमि है जो वर्तमान पड़ती भूमि है, जहाँ पर कृषि नहीं हो रही है, या क्यों कि भूमि गुणवत्ता की कमी है, उर्वरकता की कमी है, उसके बारे में बताया गया है। तो कुछ भूमि है पुरातन पड़ती भूमि है, जो बहुत दिनों से पड़ती भूमि पड़ी हुई है, जहाँ कृषि नहीं हो पा रही है, ये बताया गया है। और एक भूमि है आपका कौल, तो एक भूमि है आपका निवल बोया क्षेत्र। तो निवल बोया क्षेत्र क्या है, जहाँ पर ये इसका नेट एरिया जो है जहाँ पर कृषि होती है। तो लिखा है वह भूमि जिस पर फसलें उगाई व काटी जाती हैं वह निवल बोया गया क्षेत्र होता है, मतलब शुद्ध बोया गया क्षेत्र यही है जिस पर खेती की जाती है। तो इस प्रकार से हमारे देश में जो है भूमि का अलग अलग तरीके से उपयोग किया जाता है, उसी की चीज को यहाँ पर बताया गया है। आगे लिखा है भारत में भू उपयोग परिवर्तन। लिखा है किसी क्षेत्र में भू उपयोग अधिकतर वहाँ की आर्थिक क्रियाओं की प्रवृत्ति पर निर्भर है। यद्यपि समय के साथ आर्थिक क्रियाओं में बदलाव आता रहता है, लेकिन भूमि अन्य बहुत से संसाधनों की भांति क्षेत्रफल की दृष्टि से अस्थायी है। मतलब भूमि का लैंड का विस्तार नहीं हो सकता है, वो फिक्स है। हमें भू उपयोग को प्राथमिक प्रभावित करने वाले अर्थव्यवस्था के 3 परिवर्तनों को जो है समझना चाहिए। याद रखना, हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र है, यही भूमि के उपयोग को बदल देते हैं और प्रभावित करते हैं। ठीक है। जैसे मान लीजिए किसी क्षेत्र पे कृषि हो रही है बहुत दिनों से, तो वहाँ घर बन जाता है, वहाँ कोई उद्योग स्थापित हो जाता है, या फिर वहाँ पर कोई जंगल का क्षेत्र है उसको हम कृषि में बदल देते हैं। तो इसका मतलब है जो भूमि संसाधन है वो बार बार अपना रूप बदलता रहता है। तो लिखा है अर्थव्यवस्था का आकार जिसे उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य के संदर्भ में समझा जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, जीडीपी, समय के साथ जो है बढ़ता है। तो अर्थव्यवस्था का आकार समय के साथ क्या होता है, बढ़ता रहता है। जो बढ़ती जनसंख्या, बदलते आय स्तर, उपलब्ध प्रौद्योगिकी और इसी से मिलते जुलते कारकों पर निर्भर है। परिणाम स्वरूप समय के साथ भूमि पर दबाव जो बढ़ता है और सीमांत भूमि को भी प्रयोग में लाया जा सकता है। मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे देश की अर्थव्यवस्था बढ़ेगी, आय बढ़ेगी, तकनीक बढ़ेगी, वैसे वैसे भूमि का उपयोग क्या होगा, बढ़ता जाएगा, क्योंकि भूमि पर दबाव बढ़ता जाएगा और जनसंख्या भी बढ़ रही है। तो बढ़ती जनसंख्या को अगर हम भूमि पर हिस्सेदारी देने लगें तो इसका मतलब भूमि पर दबाव क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। आज वही हो रहा है कि भूमि का उपयोग जैसे कृषि के लिए होता था, अब वो वहाँ पर नए नए शहर बस रहे हैं। ठीक है। दूसरा, समय के साथ अर्थव्यवस्था की संरचना में भी बदलाव होता है। दूसरे शब्दों में द्वितीयक और तृतीयक सेक्टरों में, मतलब औद्योगिक क्षेत्र में और सेवा क्षेत्रों में प्राथमिक सेक्टर की अपेक्षा अधिक तीव्रता से वृद्धि होती है। इस प्रकार वर्तमान भारत जैसे विकासशील देश में एक सामान्य बात है कि इस प्रक्रिया में धीरे धीरे कृषि भूमि गैर कृषि संबंधी कार्यों में प्रयुक्त होती है। याद रखना, जैसे जैसे द्वितीय और तृतीय क्षेत्रों का विस्तार होता जाएगा वैसे वैसे भूमि लैंड कम होता चला जाएगा। क्यों? क्योंकि उसका उपयोग कहाँ हो रहा है, गैर कृषि कार्यों में। जैसे कोई पार्क की स्थापना कर दिया गया, वाटर पार्क बना दिया गया, कोई उद्योग लगा दिया गया, तो जो उद्योग लगाया गया या कोई कुछ भी बनाया जा रहा है वो कहाँ बनाया जाएगा, तो कृषि क्षेत्र में बनाया जाएगा। तो इसका मतलब है कृषि क्षेत्र धीरे धीरे क्या हो रहा है, खत्म होता चला जा रहा है। ठीक है। आगे लिखा है
आप पाएंगे कि इस प्रकार के परिवर्तन शहरों के चारों तरफ अधिक तीव्र है, जहां भूमि उपयोग को इमारतों के रूप में प्रयोग किया जा रहा था। आजकल देखा होगा, आप अपने शहर में जाके देख सकते हैं, जहां पहले खेती होती थी, आज वहां पर नई नई कॉलोनियां बस रही हैं, तो नई नई इमारतें बस रही हैं। तो इसका मतलब है कि कृषि क्षेत्र दिनों दिन क्या हो रहे हैं, कम होते चले जा रहे हैं, तो उसका परिवर्तन होता चला जा रहा है भूमि का। तीसरा है, यद्यपि समय के साथ कृषि क्रियाकलापों का जो है अर्थव्यवस्था में योगदान कम होता जा रहा है। भूमि पर कृषि क्रियाकलापों का दबाव कम नहीं होता है। कृषि भूमि पर बढ़ते दबाव के कारण निम्नलिखित है। तो कृषि क्षेत्र पर बढ़ता दबाव क्यों है? अभी एक क्वेश्चन अगर मेन से पूछा जाएगा तो आपको यही आंसर वहां बताना है। लिखा है, प्रायः विकासशील देशों में कृषि पर निर्भर व्यक्तियों का अनुपात अपेक्षाकृत धीरे धीरे घटता है, जबकि कृषि का सकल घरेलू उत्पादन में योगदान तीव्रता से कम होता है। ये एक कारण है। दूसरा, वह जनसंख्या जो कृषि सेक्टर पर निर्भर होती है प्रतिदिन बढ़ती ही जाती है। तो जनसंख्या बढ़ रही है और कृषि क्षेत्र तो सीमित है, तो इसका मतलब उस पर दबाव बढ़ना स्वाभाविक है। ठीक है, आगे लिखा है, पिछले 4-5 दशकों में भारत की अर्थव्यवस्था में प्रमुख बदलाव आए हैं तथा इससे देश के भूपयोग परिवर्तन को प्रभावित किया है। 1950-51 और 2014-15 के दौरान हुए इस परिवर्तन को जो है यहाँ पे दर्शाया गया है। इसको एक बार हम लोग यहाँ देखते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं भूमि उपयोग को कैसे बदला गया है। तो आप देख सकते हैं, जैसे यहाँ पर देखिएगा वन, तो 1950-51 में वन 17% था, तो इसका बदल के कितना हो गया जो है 14-15 में 23.3%। तो भूमि का उपयोग, वन जो है भूमि के उपयोग में बदलाव आया है कि नहीं आया है। उसी तरह से बंजर व व्यर्थ भूमि पहले जो है 13.4% थी, घट करके 5.5 हो गया। इसका मतलब है कि हर क्षेत्र में जो है आप देख सकते हैं बदलाव आपको दिखाई देगा। ठीक है, आगे लिखा है, इस आरेख को समझने में हमें 2 बातें ध्यान रखें। पहला, चित्र में प्रदर्शित प्रतिशत अभिलेख रिपोर्ट के संदर्भ में आकलित है, और दूसरा, चूंकि रिपोर्टिंग क्षेत्र भी कुछ वर्षों में अपेक्षाकृत अस्थायी है, अतः एक वर्ग में कमी, मतलब एक सवर्ग में कमी और प्राय दूसरे सवर्ग में वृद्धि दिखाई गई है। तो एक में कमी, एक में वृद्धि जो दिखाया गया उसी चीज को यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, तो एक तरफ देख सकते हैं कहीं पे जो है वृद्धि हो रही है तो कहीं पे कमी हो रही है, उसी चीज को यहाँ पर अलग अलग तरीके से भूमि उपयोग को बता दिया गया है। आगे लिखा है कि चित्र 3.1 से पता चलता है कि 4 संवर्गों में वृद्धि व 4 संवर्गों के अनुपात में कमी दर्ज की गई है। वन क्षेत्रों, गैर कृषि कार्यों में प्रयुक्त भूमि, वर्तमान परती भूमि, निवल बोया गया क्षेत्र आदि के अनुपात में वृद्धि हुई है, जबकि कुछ क्षेत्रों में वृद्धि क्या हुई है, कम हुई है। तो वृद्धि के निम्न कारण हो सकते हैं। क्या क्या हो सकते हैं? जैसे आप यहाँ देख सकते हैं कुछ क्षेत्रों में वृद्धि हुई है, जैसे आप यहाँ देखिएगा तो आपका वन क्षेत्र में वृद्धि हुई है। ठीक है, यहाँ निवल बोया गया क्षेत्र में वृद्धि हुई है। पहले जो है 51 में 41.7 था, वो 45.5 हो गया है। ठीक है, उसी तरह वर्तमान परती भूमि में भी बढ़ोतरी हुई है। उसी तरह से गैर कृषि कार्यों में प्रयुक्त भूमि में भी बढ़ोतरी हुई है। तो 4 क्षेत्रों में क्या हुआ है, बढ़ोतरी हुई है, और 4 क्षेत्रों में क्या हुआ है, कमी हुई है। ठीक है, आगे लिखा है, वृद्धि के निम्न कारण हो सकते हैं। पहला, गैर कृषि कार्यों में प्रयुक्त क्षेत्र में वृद्धि दर अधिकतम है। इसका कारण भारतीय अर्थव्यवस्था की बदलती संरचना है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था की जैसे जैसे संरचना बदलती जाएगी वैसे कृषि कार्यों में भूमि ज़्यादा लगेगी, जिसकी निर्भरता औद्योगिक व सेवा सेक्टरों और अवसंरचना संबंधी विस्तार पर उत्तरोत्तर बढ़ रही है। इसके अतिरिक्त गाँव और शहरों में बस्तियों के अंतर्गत क्षेत्रफल में विस्तार से भी इसमें जो है क्या हो रहा है, तो कमी महसूस हो रही है। ठीक है, आगे लिखा है, वृद्धि हुई है, अतः गैर कृषि कार्यों में प्रयुक्त भूमि का प्रसार कृषि योग्य परंतु व्यर्थ भूमि और कृषि भूमि की हानि पर हुआ है। ध्यान रखना, जैसे जैसे आप शहरीकरण बढ़ रहा है वैसे वैसे भूमि का हमारे नष्ट हो रही है। दूसरा है, जैसा कि पहले वर्णन किया गया है कि देश में वन क्षेत्र में वृद्धि सीमांकन के कारण हुई है, न कि देश में वास्तविक वन आच्छादित क्षेत्र के कारण हुई है। तीसरा, वर्तमान प्रति भूमि में वृद्धि को भी 2 कारणों में समझा जा सकता है। वर्तमान प्रति क्षेत्र में, प्रति क्षेत्र मतलब जहाँ कृषि नहीं होती है, समयानुसार काफी उतार चढ़ाव की प्रवृत्ति रही है, जो है वर्षों की अनियमितता और फसल चक्र पर निर्भर करती है। इसके बाद है कृषि क्षेत्र, कृषि योग्य व्यर्थ भूमि के उपयोग के कारण निवल बोए गए क्षेत्र में वृद्धि एक वर्तमान घटना है। इससे पहले निवल बोए गए क्षेत्र में धीमी गति से ह्रास दर्ज किया जा रहा है।
ऐसे संकेत हैं कि निवल बोए गए क्षेत्र में न्यूनता का कारण गैर कृषि कार्यों प्रयुक्त भूमि के अनुपात में वृद्धि थी। गांव और शहर में कृषि योग्य भूमि पर बढ़ते भवन जो है निर्माण कार्यों के विषय में लिखे गए हैं, आगे इसको बताया गया है। तो इस तरह से भूमि का हमारे जो है क्या हो रहा है, ह्रास हो रहा है। आगे लिखा है वह 4 भू उपयोग संवर्ग जिसमें क्षेत्रीय अनुपात में गिरावट आई है। वो भी अभी मैं आपको टेबल दिखाया था। तो जैसे बंजर भूमि में, व्यर्थ भूमि में, कृषि योग्य व्यर्थ भूमि में, चारागाहों और तरुण फसलों के अंतर्गत क्षेत्र और प्रति भूमि में क्या हो रही है, तो कमी आ रही है। इसके घटते क्रम के निम्नलिखित कारण हैं। तो इसके कारण क्या है इसके, तो लिखा है समय के साथ जैसे जैसे कृषि और गैर कृषि कार्यों हेतु भूमि पर दबाव बढ़ा, वैसे वैसे व्यर्थ और कृषि योग्य भूमि भी समयानुसार कमी इसकी साक्षी है। तो याद रखना, जैसे जैसे गैर कृषि कार्य में जमीन यूज हो रही है तो कृषि कार्य में जमीन कम होती चली जा रही है। ठीक है, आगे लिखा है चारागाह भूमि में कमी का कारण कृषि भूमि पर बढ़ता दबाव है। याद रखना, जो चारागाह भूमि थी उसको अब कृषि भूमि में बदलते जा रहे हैं, इसीलिए चारागाह भूमि भी कम होती जा रही है। साझी चारागाहों पर गैर कानूनी तरीकों से कृषि विस्तार ही इसकी न्यूनता का मुख्य कारण है। लोग जो है जबरदस्ती भी चारागाह भूमि पर क्या कर ले रहे हैं, तो कब्जा कर ले रहे हैं। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। लिखा है साझा संपत्ति संसाधन। साझा संपत्ति संसाधन उसे कहते हैं जिस पर समाज के हर वर्ग का जो है उसमें उपयोग करने का अधिकार होता है। जैसे एक पार्क हो गया, एक सड़क हो गया, एक जो है नहर हो गया, एक वन क्षेत्र हो गया, एक बगीचा हो गया, जो जहाँ पर सरकार का, एक चारागाह हो गया जहाँ पे जो सरकार का होता है उस पर सबका अधिकार होता है। ठीक है, पूरे समुदाय का अधिकार होता है, इसलिए उसको कहते हैं साझा संपत्ति संसाधन। लिखा है भूमि के स्वामित्व के आधार पर इसे मोटे तौर पर 2 वर्गों में बांटा जाता है, निजी भू संपत्ति तथा साझा संपत्ति संसाधन। तो निजी संपत्ति जैसे जो आपके पिताजी के नाम पे होगी वो निजी संपत्ति हो गई, और एक हो गया साझा संपत्ति। तो साझा संपत्ति क्या हो गया, जैसे गांव का चारागाह हो गया। ठीक है, पहले वर्ग की भूमि पर व्यक्तियों का निजी स्वामित्व अथवा कुछ व्यक्तियों का सम्मिलित निजी स्वामित्व होता है। दूसरे वर्ग की भूमियां सामुदायिक उपयोग हेतु राज्यों के स्वामित्व में होती हैं। साझा संपत्ति संसाधन पशुओं के लिए चारा, घरेलू उपयोग हेतु ईंधन, लकड़ी तथा साथ ही अन्य वन उत्पाद जैसे फल, रेशे, गिरी, औषधियाँ, पौधे आदि उपलब्ध कराती हैं। ध्यान रखना, इस पर पूरे गांव का, पूरे समाज का अधिकार होता है जहां से ये सब चीजें मिलती हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में भूमिहीन छोटे कृषकों तथा अन्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के व्यक्तियों के जीवन यापन में इन भूमियों का विशेष महत्व होता है। जैसे जिनके पास जमीन बिल्कुल नहीं है या जिनके पास कोई संसाधन नहीं है, तो क्या करते हैं, जो ये पेड़ होते हैं खास करके सरकारी क्षेत्रों में जैसे सड़क के किनारे लगे होते हैं, तो उनकी लकड़ी तोड़ के लाते हैं और उसे ईंधन के रूप में इस्तेमाल करते हैं। तो उस पर कोई रोक टोक नहीं है, कोई उस पर रोक नहीं लगा सकता, क्योंकि वो सरकारी संपत्ति है और उस पर सबका अधिकार, क्योंकि वो साझा संपत्ति संसाधन है। ठीक है, क्योंकि इनमें से अधिकतर भूमिहीन होने के कारण पशुपालन के से प्राप्ति आजीविका पर निर्भर हैं। महिलाओं के लिए इन भूमियों का विशेष महत्व है, क्योंकि ग्रामीण इलाकों में चारा और जो है ईंधन लकड़ी के एकत्रीकरण की जिम्मेदारी इन्हीं की होती है। तो महिलाएं क्या करती हैं, गांव में देखा होगा कि इन्हीं पेड़ों से लकड़ियां इकट्ठा करके अपने ईंधन के लिए इस्तेमाल करती हैं। इन भूमियों में कमी से उन्हें चारे और ईंधन की तलाश में दूर तक भटकना पड़ता है। तो अगर मान लीजिए ये भूमि पर कोई कब्जा कर लेगा या यहाँ कुछ बन जाएगा, तो उनको लकड़ी या चारा इकट्ठा करने के लिए और दूर जाना पड़ेगा। आगे लिखा है साझा संपत्ति संसाधनों को सामुदायिक प्राकृतिक संसाधन भी कहा जाता है, क्योंकि इस पर पूरे समुदाय का अधिकार होता है, जहां सभी सदस्यों को इसके उपयोग का अधिकार होता है तथा किसी विशेष के संपत्ति अधिकार न होकर सभी सदस्यों के कुछ विशेष कर्तव्य हैं। सामुदायिक वन, चारागाहों, ग्रामीण जलीय क्षेत्र तथा अन्य सार्वजनिक स्थान साझा संपत्ति संसाधन के ऐसे उदाहरण हैं जिसका उपयोग एक परिवार से बड़ी इकाई करती है तथा यही उनके प्रबंधन के दायित्व का निर्वहन करती है। तो याद रखना, हमारे देश में जो संपत्ति होती है खासकर गाँव में, वो सरकार द्वारा भी यूज की जा सकती है और उस पर पूरे समाज का अधिकार होता है, और कुछ निजी संपत्ति होती है। ठीक है, तो इस चैप्टर से पढ़ने समय फायदा ये होता है कि हमें कृषि से जुड़े हुए चीज़ों की समझ हमारी विकसित हो जाती है। आगे लिखा है भारत में कृषि जो है भू उपयोग। तो भारत में जो कृषि हो रही है उसका भू उपयोग क्या है, तो भू संसाधन का महत्व उन लोगों के लिए अधिक है
जिनकी आजीविका कृषि पर निर्भर है। तो जिन लोगों का जीवन, पूरा परिवार कृषि पर निर्भर है, उनके लिए भूमि क्या है, उस एक बहुत महत्वपूर्ण संसाधन है और उसका बहुत बड़ा महत्व है। लिखा है द्वितीयक मतलब उद्योग और तृतीयक सेवा आर्थिक क्रियाओं की अपेक्षा कृषि पूर्णतः भूमि पर आधारित है। तो कृषि के किस पर निर्भर है, भूमि पर निर्भर है। अन्य शब्दों में कृषि उत्पादन में भूमि का उपयोग अन्य सेक्टरों में इसके योगदान से अधिक है। अतः ग्रामीण क्षेत्रों में भूमिहीनता प्रत्यक्ष रूप से वहां की गरीबी से संबंधित है। ध्यान रखना, कभी भी आपसे पूछा जाए कि भारत में गरीबी का सबसे बड़ा कारण क्या है, तो आपको बताना है भूमिहीनता। जिसके पास भूमि नहीं होती है तो अपने विरासत में अपने आने वाले बच्चों को भी वो गरीबी ही विरासत में देता है, क्योंकि उसके पास तो भूमि है नहीं। और भूमि रहेगी तो कम से कम कुछ तो उसके पास पूंजी रहेगी। तो भारत में गरीबी का जो सबसे बड़ा प्रमुख कारण है प्रत्यक्ष रूप से वो भूमिहीनता है। इस बात को याद रखना, कहीं भी अगर गरीबी के कारण आ जाए तो आप सबसे पहले इसी पॉइंट को वहां लिखेंगे। ठीक है। दूसरा है भूमि की गुणवत्ता कृषि उत्पादकता को प्रभावित करती है, जो अन्य कारकों में नहीं होता है। ठीक है। तीसरा, ग्रामीण क्षेत्रों में भू स्वामित्व का आर्थिक मूल्य के अतिरिक्त सामाजिक मूल्य भी है तथा प्राकृतिक आपदाओं और निजी विपत्तियों में एक सुरक्षा की भांति है और समाज में प्रतिष्ठा बढ़ाता है। तो भूमि जो है वो समाज में क्या करता है, प्रतिष्ठा बढ़ाता है। लोग कहते हैं उनके पास इतनी भूमि है, इतनी भूमि है, तो समाज में उनका स्टेटस क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है। आगे लिखा है समस्त कृषि भूमि संसाधनों का अनुपात, अर्थात समस्त कृषि योग्य भूमि, निवल बोया गया क्षेत्र और सभी प्रकार की परती और कृषि योग्य व्यर्थ भूमियों के उपयोग योग से लगाया जा सकता है। याद रखना, कृषि भूमि के अंतर्गत क्या क्या आता है, तो जहां कृषि क्षेत्र मतलब बोया जा रहा है वो क्षेत्र को, जो परती भूमि पड़ी है वो, और जो व्यर्थ भूमि पड़ी है वो, सबको मिला के हम कृषि भूमि ही कहते हैं। लिखा है आगे कि जो पिछले वर्षों में समस्त रिपोर्टिंग क्षेत्र से कृषि भूमि का प्रतिशत कम हुआ है। याद रखना, हमारे देश में जैसे जैसे देश की अर्थव्यवस्था आगे बढ़ रही है तो हमारे देश में याद रखना कि जो कृषि भूमि है उसका परसेंटेज कम होता जा रहा है। तो कृषि योग्य व्यर्थ भूमि संवर्ग में कमी के बावजूद कृषि योग्य भूमि में कमी आई है। तो याद रखना, हमारे देश में कृषि योग्य भूमि में कमी क्यों आई है, क्योंकि नगरीकरण तेजी से बढ़ रहा है। तो ऐसी स्थिति में क्या हो रहा है, औद्योगिकरण बढ़ रहा है। तो ऐसी स्थिति में हमारे जो घर बन रहे हैं वो कहाँ बन रहे हैं, खेतों में बन रहे हैं, किसी योग्य क्षेत्र में बन रहे हैं। ठीक है। लिखा है उपरोक्त वर्णन से यह स्पष्ट है कि भारत में निवल बोए गए क्षेत्र में बढ़ोतरी की संभावनाएं सीमित हैं। अतः भूमि बचत प्रौद्योगिकी विकसित करना आज अत्यंत आवश्यक है। तो भूमि की बचत करना हमें सीखना पड़ेगा, ऐसी तकनीक जिससे हमें जनसंख्या के हर वर्ग तक हम खाना पहुंचा सके और कृषि क्षेत्र कम ना हो सके। लिखा है यह प्रौद्योगिकी दो भागों में बांटी जा सकती है। पहली वह जो प्रति इकाई भूमि में फसल विशेष की उत्पादकता बढ़ाए, तथा दूसरी वह प्रौद्योगिकी जो एक कृषि वर्ष में गहन भू उपयोग के सभी फसलों का उत्पादन बढ़ाए। मतलब यह हुआ कि एक कृषि भूमि है, वहाँ पे गहन खेती की जाए, मतलब एक के बाद एक फसल लगातार उगाई जाए, तब ऐसा हो सकता है। या फिर जो है फसल विशेष को वहाँ पर उत्पादकता को बढ़ाया जाए। जैसे अगर मान लिया कोई गेहूँ का क्षेत्र है तो वहाँ गेहूँ का उत्पादन बड़े व्यापक पैमाने पर हो। दूसरी प्रौद्योगिकी का लाभ यह है कि इससे सीमित भूमि से भी कुछ उत्पादन बढ़ाने के साथ श्रमिकों की मांग भी पर्याप्त रूप से बढ़ती है, मतलब वहाँ रोजगार मिलता है। भारत जैसे देश में भूमि की कमी तथा श्रम की अधिकता है। हमारे देश में क्या है, भूमि कम है क्योंकि जनसंख्या ज़्यादा है और श्रमिकों की क्या है, अधिकता है। ऐसी स्थिति में फसल सघनता की आवश्यकता केवल भू उपयोग हेतु वांछित है, अपितु ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी जैसी आर्थिक समस्या को भी कम करने के लिए आवश्यक है। तो हमें भूमि के उपयोग अगर हम सही तरीके से नहीं करेंगे तो ग्रामीण क्षेत्रों में क्या हो जाएगा, गरीबी और बढ़ जाएगी, बेरोजगारी और बढ़ जाएगी। यहाँ लिखा है कृषि गहनता, अर्थात कृषि गहनता कैसे निकाली जाती है, और यह क्वेश्चन हमेशा पीटी में पूछा जाता है कि जैसे बिहार की कृषि गहनता कितनी है, यूपी की कृषि गहनता कितनी है, भारत की कृषि गहनता कितनी है, तो उसी के बारे में है। तो लिखा है कृषि गहनता अर्थात सकल बोया गया क्षेत्र बटा निवल बोया गया क्षेत्र गुणे 100। तो सकल बोया गया क्षेत्र मतलब होता है कुल बोया गया क्षेत्र, और यहाँ लिखा है नेट बोया गया क्षेत्र। ठीक है। तो दोनों को हम गुणे 100 से करेंगे तो आपको कृषि गहनता का पता चल जाएगा। कृषि गहनता बहुत सिंपल समझना है आपको कि ये मान लीजिए लैंड है और ये बड़ा लैंड है। ठीक है। तो छोटे लैंड में अगर जितनी कृषि होगी और कृषि कभी मतलब खेत कभी खाली ना रहे, हमेशा एक के बाद एक फसल बोते रहेंगे, तो उससे क्या होगा, कृषि गहनता ज़्यादा बढ़ती जाएगी। ठीक है।
अब आते हैं सबसे मेन टॉपिक पे है भारत में फसल ऋतुएं। तो भारत में फसल ऋतुएं 3 प्रकार की होती हैं और तीनों ऋतुओं में कौन कौन सी फसल बोई जाती हैं, ये क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में आता रहता है, हमेशा एग्जाम में आता है, तो इसको हमें अच्छे से देखना होगा। लिखा है हमारे देश के उत्तरी और आंतरिक भागों में 3 प्रमुख फसल ऋतुएं होती हैं, खरीफ, रबी और जायद के नाम से जानी जाती हैं। अब याद रखना यहाँ पे बहुत सबसे महत्वपूर्ण बात है कि उत्तरी और आंतरिक भागों की बात हो रही है। दक्षिण भारत में ये 3 फसलों की ऋतुएं नहीं होती हैं, क्योंकि उत्तरी जो दक्षिण भारत है वो उष्णकटिबंध में है। ठीक है, आप इसे मैप पे यहाँ पे देखिए कि आधा भारत कर्क रेखा के दक्षिण में उष्णकटिबंध में है, तो यहाँ मौसम बार बार नहीं बदलता है, तो वहाँ एक ही ऋतु में फसलें बोई जाती है। लेकिन उत्तर भारत में अगर हम बात करें तो उत्तर भारत में उष्णकटिबंध, वो क्या कहते हैं, शीतोष्ण कटिबंध का क्षेत्र है, तो वहाँ खरीफ, रबी और जायद 3 प्रकार की ऋतुओं की फसल बोई जाती हैं। ठीक है, यहाँ लिखा है खरीफ की फसलें अधिकतर दक्षिण पश्चिम मानसून के समय बोई जाती हैं। जब हमारे यहाँ जून जुलाई में दक्षिण पश्चिम मानसून आता है तभी खरीफ की फसल बोई जाती है, जिसमें उष्णकटिबंधीय फसलें सम्मिलित होती हैं। तो उष्णकटिबंधीय फसलें जो गर्मी की फसलें होती हैं वो कब बोई जाती हैं, खरीफ की ऋतु में। यही क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था कि खरीफ की फसलें होती हैं वो किस कटिबंध की फसलें होती हैं, तो उष्ण कटिबंध की फसलें होती हैं। अब जो एनसीईआरटी में बात बताई गई है ये आपको कहीं किताब में नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इसलिए एनसीईआरटी बहुत अच्छे से पढ़ना है। अब खरीफ की फसल में कौन कौन सी फसलें आती हैं, क्वेश्चन आके देखना, हमेशा बार बार आया हुआ है। चावल, कपास, जूट, ज्वार, बाजरा व अरहर, ये सब फसलें कब बोई जाती हैं, तो खरीफ की ऋतु में बोई जाती हैं। रबी की ऋतु अक्टूबर और नवंबर में शरद ऋतु से प्रारंभ होकर के मार्च अप्रैल में समाप्त होती है। तो अभी ये जो महीना चल रहा है ये रबी की फसल के कटने का महीना चल रहा है। जगह जगह पे गेहूं की कटाई इस समय चल रही होगी। ठीक है, इस समय कम तापमान, शीतोष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय फसलें होती है। याद रखना जो आपका ये फसल है रबी की फसल है, तो रबी की ऋतु में जो फसल बोई जाती हैं याद रखना वो शीतोष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय फसलें होती हैं, जबकि जो खरीफ में बोई जाती हैं वो उष्ण कटिबंधीय फसल होती हैं। गेहूं, चना, सरसों आदि फसलों की बुआई जो है में सहायक है। जायद एक अल्पकालिक ग्रीष्मकालीन फसल ऋतु है। याद रखना जो आपका ये है मार्च अप्रैल से लेकर के मई जून तक का महीना किसका होता है, जायद का होता है। अभी हम यहाँ मैप पे अब इसको हम अच्छे से देखेंगे। यहाँ लिखा है देखो, जायद अप्रैल से जून तक, अभी मैंने आपको बताया वही। तो ये अल्पकालीन समय होता है जो रबी की कटाई के बाद आरंभ होता था। रबी की फसल कटाई कब होती है, अक्टूबर, यहाँ आप देखिए अक्टूबर में बोया जाता है और अप्रैल में काट लिया जाता है। देखो यहाँ लिखा है मार्च अप्रैल, तो मार्च अप्रैल में जैसे रबी की फसल कटाई होती है तुरंत जायद की फसल लगा दी जाती है। इस ऋतु में तरबूज, खीरा, ककड़ी, सब्जियां और चारे की फसलें होती हैं। तो याद रखना जो तरबूज, खीरा है ये देखा होगा यही गर्मी के समय में ही तो आता है। ठीक है, मई में, जून में, अप्रैल में। ठीक है, चारे की फसलों की कृषि सिंचित भूमि पर की जाती है। यद्यपि इस प्रकार की पृथक फसल ऋतुएं देश के दक्षिणी भागों में नहीं पाई जाती। ध्यान रखना जो कृषि फसलें आपको मैंने बताया और जो कृषि ऋतुएं हैं ये कृषि ऋतुएं दक्षिण भारत में नहीं पाई जाती हैं। क्यों नहीं पाई जाती, मैंने आपको पहले बता दिया है, क्योंकि वो उष्ण कटिबंध में स्थित है। अब देखो यहाँ लिखा भी है क्यों नहीं पाई जाती हैं, तो लिखा है यहाँ पे यहाँ का अधिकतम तापमान वर्ष भर किसी भी उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र फसल की बुआई में सहायक है। इसके लिए पर्याप्त आर्द्रता उपलब्ध होनी चाहिए। इसीलिए देश के इस भाग में जहां भी पर्याप्त मात्रा में सिंचाई सुविधा उपलब्ध है एक कृषि वर्ष में एक ही फसल 3 बार उगाई जा सकती है। ठीक है, तो याद रखना उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र जो आपका दक्षिण भारत क्षेत्र है वहां पर आपको याद रखना वहां पे ऐसी ऋतुएं नहीं होती हैं। कृषि ऋतुएं या फसल ऋतुएं होती हैं वो कहाँ होती हैं, तो उत्तर भारत में होती हैं। ठीक है, यहाँ लिखा है कृषि के प्रकार, तो कृषि कई प्रकार की होती है। लिखा है आर्द्रता, हवा में जो नमी होती है उसे आर्द्रता कहते हैं। तो आर्द्रता के प्रमुख उपलब्ध स्रोत के आधार पर कृषि को सिंचित कृषि और वर्षा निर्भर बरानी कृषि में वर्गीकृत किया जाता है। ध्यान रखना हमारे देश की कुछ कृषि है जहाँ पर नहर और नलकूप सिंचाई से होती है तो उसे हम कहते हैं सिंचित कृषि, और जहाँ पर वर्षा पर निर्भर कृषि होती है उसे हम बरानी कृषि कहते हैं। तो हमारे देश का जो दक्षिण भारत है बहुत सारा क्षेत्र है जो वर्षा निर्भर होता है। जब मानसून आएगा तभी बुआई होगी, तो नहीं तो बुआई नहीं होगी। लेकिन पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में नहर और नलकूप होता है तो वहाँ पे सिंचाई आसानी से हो जाती है, वो लोग वर्षा पर निर्भर नहीं होते हैं। ठीक है, इसीलिए देखा होगा पंजाब हरियाणा में गेहूँ और चावल सब कुछ ज़्यादा होता है क्योंकि यहाँ सिंचाई सुविधा अच्छी है।
अब आपको एनसीईआरटी ये पढ़ के लग रहा होगा या आपको लगेगा कि नहीं जो है जो बेसिक चीज़ यहाँ दिया गया है वो कहीं नहीं मिलेगा। तो याद रखना वर्षा निर्भर कृषि किसे कहते हैं, इसी को बरानी कहते हैं। अगर एग्जाम में पूछ दिया जाए तो अधिकांश लोगों के क्वेश्चन गलत हो जाएंगे। सिंचित कृषि में भी सिंचाई के उद्देश्य के आधार पर अंतर पाया जाता है, जैसे रक्षित सिंचाई कृषि, उत्पादक सिंचाई कृषि। रक्षित सिंचाई का मुख्य उद्देश्य आर्द्रता की कमी के कारण फसलों को नष्ट होने से बचाना है, जिसका अभिप्राय यह है कि वर्षा के अतिरिक्त जल की कमी को सिंचाई द्वारा पूरा किया जाता है। जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ वर्षा हो चाहे ना हो, लेकिन यहाँ के लोग सिंचाई करके उसकी पूर्ति कर लेते हैं। इस प्रकार की सिंचाई का उद्देश्य अधिकतम क्षेत्र को पर्याप्त आर्द्रता उपलब्ध कराना होता है, मतलब उसे नमी से भरना होता है। उत्पादक सिंचाई का उद्देश्य फसलों को पर्याप्त मात्रा में पानी उपलब्ध करा करके अधिकतम उत्पादकता प्राप्त करना है। ठीक है, आगे लिखा है उत्पादक सिंचाई में जल जो है निवेश की मात्रा सुरक्षित सिंचाई की अपेक्षा अधिक होती है। वर्षा निर्भर कृषि भी कृषि ऋतु में उपलब्ध आर्द्रता मात्रा के आधार पर 2 वर्गों में बोई जाती है, मतलब 2 वर्गों में है, शुष्क कृषि भूमि तथा आर्द्र कृषि भूमि। तो शुष्क कृषि भूमि उसे कहते हैं जहाँ पे नमी की मात्रा हवा में कम होगी, और जहाँ पे हवा की मात्रा नमी में ज़्यादा होगी उसे आर्द्र कृषि भूमि कहते हैं। भारत में शुष्क कृषि भूमि मुख्यतः उन प्रदेशों तक सीमित है जहाँ वार्षिक वर्षा 75 सेंटीमीटर से कम है। तो जहाँ कम वर्षा होती है वहाँ कौन सा क्षेत्र है, तो शुष्क भूमि कृषि क्षेत्र है। अब यही क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा, तो आपके क्वेश्चन गलत हो जाएंगे अगर आप इसको ठीक से नहीं पढ़ेंगे। इन क्षेत्रों में शुष्कता को सहने की क्षमता वाली फसलें ही उगाई जाती है। याद रखना, यहाँ पर कौन सी फसलें उगाई जाएंगी, जिनको पानी की कम आवश्यकता होती है, तो ऐसी फसलों को क्या कहते हैं, शुष्कता वाली फसल कहते हैं। जैसे रागी, बाजरा, मूंग, चना, ज्वार, चारा फसलें आदि उगाई जाती हैं। तो याद रखना, इनके लिए पानी की आवश्यकता कम होती है, इसीलिए फसलें यहाँ उगाई जाती हैं, जैसे आपका राजस्थान, गुजरात। ठीक है, तथा इन क्षेत्रों में आर्द्रता संरक्षण और वर्षा जल के उपयोग की अनेक विधियां अपनाई जाती हैं। आर्द्र कृषि क्षेत्र में वर्षा ऋतु के अंतर्गत वर्षा जल पौधों की जरूरत से अधिक होता है। ये प्रदेश बाढ़ और मृदा अपरदन का सामना करते हैं, जैसे आपका बंगाल, असम, बिहार, तो यहाँ पर आर्द्र कृषि क्षेत्र होते हैं। ठीक है, आगे लिखा है जो है इन क्षेत्रों में वे फसलें उगाई जाती हैं जिन्हें पानी की अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है, जैसे चावल, जूट, गन्ना आदि, तथा ताजे पानी की जल कृषि भी की जाती है। तो जहाँ अधिक पानी की आवश्यकता होगी वहाँ पे हम आर्द्र कृषि क्षेत्र, और जहाँ पानी की कम आवश्यकता होगी वहाँ शुष्क कृषि क्षेत्र के अंतर्गत हम फसलों को उगाते हैं। यहाँ पहले हम बात करते हैं कृषि ऋतुओं की। ये जो यहाँ मैप दिया गया है, ये तालिका दी गई है, उसी के आधार पर आप इसको याद करिएगा। और याद रखना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण तालिका दी गई है। जैसे यहाँ देख सकते हैं, यहाँ लिखा है उत्तर भारत और यहाँ लिखा है दक्षिण भारत। ठीक है, ये प्रमुख फसलें हैं। कृषि ऋतु नंबर 1 है पहले खरीफ। तो खरीफ की जो फसल होती है उसकी बुआई कब होती है, जून में, और कटाई होती है सितंबर में। ठीक है, इसमें कौन कौन सी फसल बोई जाती है, तो उत्तर भारत में कौन सी फसल बोई जाती है और दक्षिण भारत, दोनों की बात हो रही है। तो उत्तर भारत में चावल, कपास, बाजरा, मक्का, ज्वार और अरहर, और दक्षिण भारत में चावल, मक्का, रागी, ज्वार और मूंगफली। तो आप देख सकते हैं चावल और मक्का ये दक्षिण और उत्तर भारत दोनों जगह पे कॉमन है, आपको दिख गया होगा। ठीक है, रबी की फसल की बुआई अक्टूबर में होती है और मार्च अप्रैल में काटा जाता है। गेहूं, चना, तोरई, सरसों, जौ, ये सब उत्तर भारत में बोया जाता है। लेकिन दक्षिण भारत में जाएंगे तो चावल, मक्का, रागी और मूंगफली। तो याद रखना, गेहूं, चना ये सब उत्तर भारत में बोया जाता है रबी की फसल में, और रबी की फसल में दक्षिण भारत में चावल बोया जाता है और गन्ना, ये मक्का बोया जाता है। अब आप समझ गए होंगे कि उत्तर दक्षिण भारत में फसलों का ये विविधता, और यही आपको याद रखना है। आप देख सकते हैं दक्षिण भारत में गेहूं नहीं पैदा किया जा रहा है, कहीं भी गेहूं नहीं होगा, और उत्तर भारत में गेहूं यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, चना लिखा है, सरसों लिखा है, जौ लिखा है, जबकि ये सब फसलें यहाँ पर नहीं है दक्षिण भारत में। क्यों? क्योंकि वो उष्ण कटिबंध में है, जबकि ये फसलें कैसी हैं, शीतोष्ण कटिबंध की फसलें हैं। जायद फसल की बुआई कब होती है, अप्रैल में, और जून में इसको काट लिया जाता है। वनस्पतियाँ, सब्जी, फल, चारा फसलें होती हैं, और यहाँ पर चावल, सब्जियाँ, चारा फसलें यहाँ होती है। आप देख सकते हैं चावल तीनों जगह कॉमन है। ठीक है, तो दक्षिण भारत में चावल पूरे साल होता है। अब आपको ये पता चल गया होगा। तो भारत में कौन कौन सी कृषि ऋतुएं होती हैं और कहाँ कहाँ कौन सी फसलें बोई जाती हैं उत्तर दक्षिण भारत में, इसी आप जो है ये क्या कहते हैं तालिका से आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे। अब बात करेंगे हम लोग
खाद्यान्न फसल किसे कहते हैं? तो याद रखना गेहूं चावल, जिस पर जो है याद रखना क्या कहते हैं, देश की जनसंख्या ज़्यादा निर्भर है, हम उसमें हम क्या कहते हैं, खाद्यान्न फसल। और खाद्यान्न फसल के उत्पादन में उत्तर प्रदेश पूरे भारत में नंबर 1 पर है। लिखा है भारतीय कृषि अर्थव्यवस्था में खाद्यान्नों की महत्ता को इस तथ्य से मापा जा सकता है कि देश के समस्त बोए गए क्षेत्र के 2/3 भाग पर खाद्यान्न फसलें उगाई जाती हैं। देश के सभी भागों में खाद्यान्न फसलें प्रमुख हैं, भले ही वहाँ जीविका निर्वाह अर्थव्यवस्था या व्यापारिक कृषि अर्थव्यवस्था हो। मतलब यह हुआ कि खाद्यान्न फसलें हर जगह उगाई जाती हैं, चाहे कहीं व्यापारिक कृषि हो, फिर भी चावल और जो है आपका गेहूं, ये तो मूल फसल है ना, बिना इसके पेट तो भर ही नहीं सकता है, तो ये हर जगह पे बोई जाती हैं। अनाज की संरचना के आधार पर खाद्यान्नों को अनाज और दालों में वर्गीकृत किया जाता है। तो सबसे पहले हम अनाज की बात करें कि अनाज में कौन कौन सी फसलें आती हैं। तो लिखा है भारत में कुल बोए गए क्षेत्र के लगभग 54% भाग पर अनाज बोए जाते हैं। अनाज कौन कौन से होते हैं आगे बताता हूँ। भारत विश्व का लगभग 11% अनाज उत्पन्न करके अमेरिका और चीन के बाद तीसरे स्थान पर है। भारत विविध प्रकार के अनाजों का उत्पादन करता है, जिन्हें उत्तम अनाजों जैसे चावल, गेहूं, मोटे अनाजों ज्वार, बाजरा, मक्का और रागी में वर्गीकृत किया जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाए अनाज किसे कहते हैं, अनाज फसल कौन कौन सी फसलें हैं, अब याद रखना चावल, गेहूं, ज्वार, मक्का और ये रागी, ठीक है, ये सब कैसी फसलें हैं, इन्हें हम कहते हैं अनाज फसल कहते हैं, और सबसे ज्यादा लोग इसी पर निर्भर होते हैं, ये बात याद रखना। मुख्य अनाजों का विवरण दिया गया है। तो अब सबसे पहले हम बात करेंगे चावल की, कि चावल की फसल कैसे होती है, कहाँ होती है और उसके क्षेत्र क्या क्या हैं, हम पहले इसको डिटेल में देखेंगे। लिखा है भारत की अधिकतर जनसंख्या का प्रमुख भोजन चावल है। याद रखना भारत के 90% लोग चावल पर निर्भर हैं, याद रखना, और यह भारत की मुख्य फसल है, ठीक है। और धान, इसी को धान भी कहते हैं, यह भी याद रखना, आप सबको पता होगा। यद्यपि यह एक उष्ण आर्द्र कटिबंधीय फसल है। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि चावल कैसी फसल है या किस ऋतु, किस जलवायु की फसल, तो आपको बताना होगा उष्ण आर्द्र कटिबंधीय फसल है। इसकी 3000 से भी अधिक किस्में हैं जो विभिन्न कृषि जलवायु प्रदेशों में उगाई जाती हैं। इसकी कृषि समुद्र तल से 2000 मीटर तक की ऊंचाई तक और पूर्वी भारत के आर्द्र भागों से लेकर के उत्तर पश्चिमी भारत के शुष्क और परंतु सिंचित क्षेत्र पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तरी राजस्थान में सफलतापूर्वक की जाती है। याद रखना पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश हरित क्रांति का क्षेत्र है। यहाँ सिंचाई सुविधा बहुत अच्छी है, तो ये इसीलिए इसको हरित क्रांति के लिए चुना गया था, गेहूं के लिए चुना गया। लेकिन यहाँ सिंचाई सुविधा इतनी अच्छी थी, जबकि ये शुष्क क्षेत्र है, फिर भी सिंचाई सुविधा इतनी अच्छी है कि यहाँ के लोग चावल की पैदावार करते हैं। और चावल के उत्पादकता में नंबर 1 पर पंजाब है, और चावल के उत्पादन में नंबर 1 पर आपका कौन है, तो पश्चिम बंगाल है। तो उत्पादकता अलग होता है, उत्पादन अलग होता है, ये बात याद रखना, ठीक है। अब यहाँ देखो लिखा है कि उत्तरी राजस्थान में भी चावल पैदा करते हैं, कैसे, सिंचाई के द्वारा, तो ये लोग वर्षा पर निर्भर नहीं होते हैं, ठीक है। आगे लिखा है दक्षिण राज्यों तथा पश्चिम बंगाल में जलवायु अनुकूलता के कारण एक कृषि वर्ष में चावल की 2 या 3 फसलें बोई जाती हैं। तो याद रखना जो पश्चिम बंगाल और दक्षिण भारत में, वहाँ चावल की 3 फसलें बोई जाती हैं, पूरा साल चावल ही पैदा होता है। पश्चिम बंगाल में किसान चावल की 3 फसलें उगाते हैं, ओस, अमन और बोरो। अब यही क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा कि ओस, अमन और बोरो क्या है। तो याद रखना ओस, अमन और बोरो ये चावल की 3 ऋतुएं हैं। तो याद रखना ये ठंडी में चावल पैदा करते हैं तो ओस कहते हैं, गर्मी में अमन कहते हैं और बरसात में बोरो कहते हैं। तो पूरे वर्ष चावल की फसल होती है उसी को ओस, अमन और बोरो कहा जाता है। परंतु हिमालय तथा देश के उत्तर पश्चिमी भागों में या दक्षिण पश्चिम मानसून ऋतु में, खरीफ ऋतु में उगाई जाती है। तो हमारे यहाँ जैसे उत्तर भारत में है, जैसे यूपी में, बिहार में है, तो यहाँ पर जब मानसून आता है जून में, तब बोई जाती है, ठीक है। आगे लिखा है भारत विश्व का लगभग 22.07% चावल उत्पादन करता है तथा चीन के बाद भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। तो चावल के उत्पादन में पूरे भारत में जो है, अगर देखा है पूरा भारत देखा जाए तो पूरे भारत में पश्चिम बंगाल का पहला स्थान है, जबकि अगर देखा जाए उत्पादन में तो भारत का चीन के बाद दूसरा स्थान है पूरे दुनिया में। 2018 का आंकड़ा है ये। देश के कुल बोए गए क्षेत्र के 1/4 भाग पर चावल बोया जाता है। देश के प्रमुख चावल उत्पादक राज्य पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब है। देखो पंजाब में चावल पैदा नहीं हो सकता, लेकिन यहाँ किसी क्षेत्र में जो है याद रखना सिंचाई बहुत अच्छी होती है, इसलिए यहाँ के लोग चावल पैदा करते हैं।
चावल की प्रति हेक्टेयर पैदावार पंजाब, तमिलनाडु, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल और केरल में अधिक होती है। तो सबसे अधिक हेक्टेयर, प्रति हेक्टेयर को ही कहते हैं उत्पादकता, उत्पादन नहीं कहते हैं, उत्पादकता कहते हैं। इस बात का अंतर याद रखना। प्रति हेक्टेयर के देखा जाए तो खेत छोटा है लेकिन उत्पादन बहुत अधिक हो रहा है, तो उस मामले में पंजाब पूरे भारत में नंबर 1 पर है, ये बात याद रखना, ठीक है। इसमें से पहले 4 राज्यों में लगभग संपूर्ण चावल क्षेत्र सिंचित है। सिंचित मतलब वहां पे सिंचाई द्वारा होते हैं, वर्षा द्वारा नहीं होते हैं, ठीक है। पंजाब, हरियाणा पारंपरिक रूप से चावल उत्पादक राज्य नहीं है। मैं बार बार ये बात बोल रहा हूं कि पंजाब और हरियाणा ये जो है चावल उत्पादक राज्य नहीं है, लेकिन हरित क्रांति के अंतर्गत हरियाणा और पंजाब के सिंचित क्षेत्रों में चावल की कृषि 1970 से प्रारंभ की गई। उत्तम किस्म के बीजों, अपेक्षाकृत अधिक खाद और कीटनाशकों का प्रयोग, शुष्क जलवायु के कारण फसलों में रोग प्रतिरोधकता आदि के कारक इस प्रदेश में चावल अधिक पैदावार के उत्तरदायी है। मतलब यहाँ पे रोग नहीं लगती है चावल में, क्योंकि यहाँ पे जो है कीटनाशक का यूज करते हैं, रासायनिक खाद का यूज करते हैं। इसकी प्रति हेक्टेयर पैदावार मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के वर्षा पर निर्भर क्षेत्रों में बहुत कम है। याद रखना, हमारे देश में जहाँ पे वर्षा ऋतु के द्वारा चावल फसल होती है वहाँ उत्पादकता कम है, जबकि पंजाब में बहुत ज़्यादा, क्योंकि वहाँ सिंचाई की सुविधा बहुत अच्छी है, नहर और नलकूप द्वारा वहाँ पे लोग वर्षा पर निर्भर नहीं होते हैं, ठीक है, क्योंकि वहाँ वर्षा कम भी होती है। ये मैप दिया गया है यहाँ पे भारत में चावल के क्षेत्र। तो चावल के जो क्षेत्र दिए गए हैं आप यहाँ मैप पे देख सकते हैं, प्रमुख क्षेत्र और गौड़ क्षेत्र। तो प्रमुख क्षेत्र में देखेंगे तो आपका पूर्वी उत्तर प्रदेश से लेकर के आपका जो ये पूरा डेल्टाई क्षेत्र है और जो आपका पूर्वी तटीय मैदान है, पश्चिम बंगाल, आसाम से लेकर के ये पूरा बिहार जो है, ये सब क्षेत्र क्या है, ये सब क्षेत्र जो है अधिक चावल पैदा करते हैं। और इसके अलावा आप देख सकते हैं गौड़ क्षेत्रों में, तो आप देखिएगा तो पंजाब हरियाणा भी इसमें शामिल है, ठीक है। पंजाब हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश शामिल है, यहाँ आपका पश्चिमी तटीय मैदान शामिल है। जबकि आप देख सकते हैं राजस्थान से ये पूरा क्षेत्र चावल उत्पादन का क्षेत्र नहीं है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कावेरी डेल्टा है, यहाँ भी चावल ज़्यादा होता है। और यह आप देख सकते हैं ये केरल का मालाबार तट है और यहाँ भी चावल अधिक हो रहा है, ठीक है। तो चावल के क्षेत्र को जो ये मैप यहाँ दिखाया गया है, यही सबसे प्रमाणित मैप यहाँ पर है चावल उत्पादन का, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग गेहूं के मामले में बात कर लेते हैं। गेहूं उत्पादन के मामले में देखा जाए तो गेहूं भारत की दूसरी प्रमुख अनाज फसल है, यहाँ पे लिखा भी है, ठीक है। तो भारत में चावल के बाद गेहूं दूसरा प्रमुख अनाज है, ठीक है। भारत विश्व का 12.8% गेहूं उत्पादन करता है, अब वर्तमान में यही है। यह मुख्यतः शीतोष्ण कटिबंधीय फसल है। गेहूं जो है कैसी फसल है, शीतोष्ण कटिबंधीय फसल है। और मैंने चावल क्या बताया था, उष्ण कटिबंधीय फसल है। तो गेहूं शीतोष्ण कटिबंधीय फसल है, अतः इसे शरद अर्थात रबी ऋतु में बोया जाता है। इस फसल का 85% क्षेत्र भारत के उत्तरी मध्य तक केंद्रित है। मतलब आपका जो पंजाब हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश है और आपका जो है मालवा का जो पठार है और आपका जो मध्य प्रदेश है उत्तरी क्षेत्र में, वहीं पर ज़्यादा इसका विस्तार है। अर्थात गंगा, उत्तर गंगा का मैदान, मालवा पठार और हिमालय पर्वतीय क्षेत्रों में 2700 मीटर ऊंचाई तक यह क्षेत्र है जहां पर गेहूं की पैदावार की जाती है। आगे लिखा है, रबी फसल होने के कारण यह सिंचाई की सुविधा वाले क्षेत्रों में ही उगाया जाता है। ध्यान रखना, जहाँ पे सिंचाई सुविधा अच्छी होगी गेहूं की पैदावार वहीं होगी। लेकिन हिमालय के उच्च भागों में तथा मध्य प्रदेश के मालवा के पठारी क्षेत्र में यह वर्षा पर निर्भर होती है। तो मालवा पठार में वर्षा होती है तभी चावल होती है, और चावल मालवा पठार का बहुत फेमस भी है, ठीक है। आगे लिखा है, देश के कुल बोए गए क्षेत्र के लगभग 14% भाग पर गेहूं की कृषि की जाती है। गेहूं के प्रमुख उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश, सबसे ज़्यादा गेहूं उत्पादन कहाँ होता है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान है। पंजाब और हरियाणा में गेहूं की उत्पादकता सबसे ज़्यादा है। प्रति हेक्टेयर उत्पादकता कहाँ ज़्यादा है, तो पंजाब और हरियाणा में। जबकि उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार में प्रति हेक्टेयर पैदावार मध्यम स्तर की है। और मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में गेहूं की कृषि वर्षा आधारित है तथा उत्पादकता कम है। तो गेहूं उत्पादन के क्षेत्र कौन कौन है ये मैंने बता दिया है, ठीक है। अब इसको मैप पे अगर हम देखें तो यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं ये गेहूं उत्पादन के क्षेत्र हैं भारत में। तो गेहूं उत्पादन का जो प्रमुख क्षेत्र है आप देखिएगा तो हिमाचल प्रदेश में, यहाँ थोड़ा जम्मू कश्मीर में भी दे रखा है और थोड़ा उत्तराखंड में भी दे रखा है पहाड़ी क्षेत्रों में। लेकिन पंजाब पूरा, हरियाणा पूरा, पश्चिम उत्तरी राजस्थान पूरा, आपका पश्चिमी उत्तर प्रदेश पूरा, मालवा का पठार पूरा, ये आपका मुख्य रूप से गेहूं उत्पादन के क्षेत्र हैं।
लेकिन आपके गौड़ उत्पादन के क्षेत्र की अगर हम बात करें तो पूर्वी उत्तर प्रदेश है और उत्तरी बिहार है, दक्षिण बिहार में नहीं दिख रहा है। अब आप देखेंगे भारत के अन्य पूरा मैप देखेंगे तो भारत में, दक्षिण भारत में आपको कहीं भी गेहूं की फसल नहीं दिखाई देगी। क्यों? क्योंकि ये शीतोष्ण कटिबंध की फसल है, उष्ण कटिबंध की फसल नहीं है। ठीक है, अब हम बात आगे बढ़ते हैं। लिखा है ज्वार, तो ज्वार भी एक फसल है, ये अनाज फसल है, मोटे अनाज कहते हैं। और मोटे अनाज को जो है मोदी गवर्नमेंट ने उसका नाम दिया है श्री अन्न। तो याद रखना, श्री अन्न कहते हैं किसको? मोटे अनाज को। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है क्योंकि बजट में उल्लेख किया गया है। ज्वार देश के कुल बोए गए क्षेत्र के 16.5% भाग पर मोटे अनाज बोए जाते हैं। इसमें ज्वार प्रमुख है। तो मोटे अनाजों में सबसे प्रमुख फसल कौन है? ज्वार है, ये भी याद रखना। जो कुल बोए गए क्षेत्र के 5.3% भाग पर बोया जाता है। यह दक्षिण और मध्य भारत के अर्ध शुष्क क्षेत्रों की प्रमुख खाद्य फसल है। महाराष्ट्र राज्य अकेला देश के आधे से अधिक ज्वार उत्पादन करता है। तो सबसे अधिक ज्वार का उत्पादन कहाँ होता है? तो महाराष्ट्र में होता है, ये बात याद रखना। ठीक है, आगे लिखा है अन्य प्रमुख ज्वार उत्पादक राज्यों में कर्नाटक, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना है। दक्षिण राज्यों में यह खरीफ और रबी दोनों ऋतुओं में बोया जाता है, परंतु उत्तर भारत में यह खरीफ की फसल है। ध्यान रखना, उत्तर भारत में खरीफ की फसल है और दक्षिण भारत में रबी और खरीफ दोनों की फसल है तथा मुख्यतः चारा फसल के रूप में उगाई जाती है। विंध्याचल के दक्षिण में यह वर्षा आधारित फसल है तथा यहाँ इसकी उत्पादकता कम है। तो विंध्याचल के दक्षिण में वर्षा जब होती है तभी इसकी उत्पादकता हो सकती है, नहीं तो नहीं हो सकती है। तो सबसे अधिक ज्वार कहाँ होता है? अब महाराष्ट्र में। अब आते हैं बाजरा। बाजरा जो है ये भी जो है मोटे अनाज की फसल है। लिखा है भारत के पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी भागों में गर्म तथा शुष्क जलवायु में बाजरा बोया जाता है। ठीक है, तो बाजरा की फसल आप ये देख सकते हैं। ठीक है, ये आपका बाजरा की फसल है और आपकी जो ये दूसरा मैप है ये रागी की फसल है। आप दोनों देख लीजिएगा जिससे आपको चीजें याद हो जाए, रागी कैसे दिखता है और बाजरा कैसे दिखता है। ठीक है, यहाँ लिखा है यह फसल इस क्षेत्र के शुष्क दौर तथा सूखा सहन क्षेत्र करने में समर्थ है। मतलब यहाँ पे सूखा कितना भी पड़े बाजरा हो जाता है। यह एकल तथा मिश्रित फसल के रूप में बोया जाता है, मतलब इसे अकेले भी बोते हैं और किसी अन्य फसल के साथ मिला के बोते हैं। यह फसल देश के कुल बोए गए क्षेत्र के लगभग 5.2% पर बोई जाती है। बाजरा उत्पादक प्रमुख राज्य कौन है? महाराष्ट्र। तो बाजरा उत्पादन में भी महाराष्ट्र जो है नंबर 1 पर है। गुजरात, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा है। वर्षा निर्भर फसल होने के कारण, मतलब ये वर्षा पर निर्भर है। राजस्थान में इसकी उत्पादकता कम है। ध्यान रखना, लोगों को लगता है कि बाजरा अधिकतर राजस्थान में होता है, लेकिन नहीं, क्योंकि यहाँ वर्षा निर्भर फसल है ना, तो इसलिए वहाँ उत्पादकता कम होती है क्योंकि वहाँ सिंचाई सुविधा कम होती है, क्योंकि वर्षा कम होती है तथा इसमें अत्यधिक उतार चढ़ाव है। कुछ वर्षों में से सूखा प्रतिरोधक किस्मों के आगमन से, मतलब कि ऐसा कुछ फसलें बना दी गई हैं जो सूखे में पैदा हो सकती हैं तथा गुजरात और हरियाणा में सिंचाई सुविधा के विस्तार से इस फसल की पैदावार में वृद्धि हुई है। तो सिंचाई सुविधा द्वारा जो है पंजाब और गुजरात में, हरियाणा में इसकी पैदावार बढ़ गई है। अब आते हैं मक्का। मक्का जो है एक चारा फसल है, आप सब लोग मक्का से परिचित होंगे। और मक्का जो है ये पूरे भारत में पैदा होता है, लेकिन सब जगह पे अलग अलग तरीके से पैदा होता है। ये एक तरह से चारा फसल भी है। तो लिखा है मक्का एक खाद्य और चारा फसल दोनों है। इसे पशुओं को चारा भी मिलता है और इससे जो है खाद्य फसल भी, अनाज भी है, जो निम्न कोटि मिट्टी व अर्ध शुष्क जलवायु परिस्थितियों में उगाई जाती है। यह फसल कुल बोए गए क्षेत्र का केवल 3.6% भाग पर बोई जाती है। मक्का की कृषि किसी विशेष क्षेत्र में केंद्रित नहीं है। मैंने अभी आपसे बताया कि किसी विशेष क्षेत्र में केंद्रित नहीं है, पूरे भारत में हर क्षेत्र में किसी न किसी जो है समय बोया जाता है। यह पूर्वी और उत्तर पूर्वी भारत को छोड़कर देश के लगभग सभी हिस्सों में बोई जाती है। मक्का के प्रमुख उत्पादक राज्य कर्नाटक, मध्य प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, राजस्थान और उत्तर प्रदेश हैं। ठीक है, यहाँ एक चीज लिखा है कि पूर्वी और उत्तर पूर्वी राज्यों में मक्का नहीं होता। क्यों? क्योंकि यहाँ बाढ़ बहुत ज्यादा आती है। ठीक है, अन्य मोटे अनाजों की अपेक्षा इसकी पैदावार अधिक है। इसकी जो है पैदावार दक्षिण राज्यों में अधिक है, जो मध्य भागों की ओर कम होती चली जाती है। ध्यान रखना, दक्षिण भारत में मक्का बहुत ज्यादा होता है। इससे जो है तरह तरह के जो है यूज किया जाता है। इससे जो है जानवरों के चारा के रूप में भी इसका प्रयोग हम करते हैं।
अगला है दलहन, दाल फसलें। तो याद रखना हमारे देश के लोग अधिकांश लोग शाकाहारी होते हैं, तो उनके प्रोटीन के लिए दाल सबसे महत्वपूर्ण है। तो यहाँ साफ साफ लिखा भी है कि प्रचुर मात्रा में प्रोटीन के स्रोत होने के कारण दालें शाकाहारी भोजन के प्रमुख संगठक होते हैं। तो जो लोग मांसाहारी नहीं होते हैं उनके लिए प्रोटीन का सबसे बड़ा स्रोत कौन है? दाल है। ये फलीदार फसलें हैं जो नाइट्रोजन यौगीकरण के द्वारा मिट्टी की प्राकृतिक उर्वरकता बढ़ाती हैं। भारत दालों का प्रमुख उत्पादक देश है। देश में दालों की खेती अधिकतर दक्कन पठार, मध्य पठारी भाग तथा उत्तर पश्चिमी के शुष्क भागों में की जाती है। तो भारत के इसी क्षेत्र में सबसे अधिक दाल का उत्पादन होता है। और याद रखना भारत में दाल का उत्पादन पूरी दुनिया में नंबर 1 पर है और आयात में भी नंबर 1 पर है, क्योंकि हमारी जनसंख्या ज़्यादा है, शाकाहारी लोग ज़्यादा है, तो दाल की खपत बहुत ज़्यादा होती है। देश के कुल बोए गए क्षेत्र का लगभग 11% भाग दालों के अधीन है। शुष्क क्षेत्रों में वर्षा आधारित फसल होने के कारण दालों की उत्पादकता कम है तथा इसमें अधिक वार्षिक उतार चढ़ाव पाया जाता है। चना और अरहर भारत की प्रमुख दाल है। तो चना और अरहर ये देखा होगा हमारे घरों में दाल में सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है, तो ये सबसे प्रमुख दाल फसल माना जाता है। अब आते हैं चना। तो चना याद रखना एक उपोष्णकटिबंधीय फसल है, अर्थात ये रबी की फसल बोई जाती है, रबी की ऋतु में। याद रखना जहाँ चना बोया जाता है चना की सिंचाई नहीं की जाती है, ठीक है, इसकी सिंचाई ज़्यादा आवश्यकता नहीं पड़ती है। यह मुख्यतः वर्षा आधारित फसल है जो देश के मध्य पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी भागों में रबी की ऋतु में बोई जाती है। इस फसल को सफलतापूर्वक जो है उगाने के लिए वर्षा की केवल 1 या 2 हल्की बौछार या 1 या 2 सिंचाई की आवश्यकता होती है। हरियाणा, पंजाब, उत्तरी राजस्थान में हरित क्रांति की शुरुआत से चने के फसल क्षेत्रों में कमी आई है, क्योंकि यहाँ गेहूं फसल ज़्यादा पैदा होने लगी, तो चना की फसल क्या हो गई? कम हो गई, तथा इसके स्थान पर गेहूं की फसल बोई जाती है, मैंने अभी बताया। अब देश के कुल बोए गए क्षेत्र का केवल 2.8% भाग पर ही चने की खेती की जाती है। इस फसल के प्रमुख उत्पादक राज्य मध्य प्रदेश। तो सबसे अधिक चना कहाँ होता है? मध्य प्रदेश में होता है, ठीक है। आगे लिखा है उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और राजस्थान है, इसकी उत्पादकता कम है तथा सिंचित क्षेत्रों में भी इसकी उत्पादकता एक वर्ष से दूसरे वर्ष के बीच उतार चढ़ाव पाया जाता है। तो याद रखना जो है चना हमारे देश की सबसे प्रमुख दाल फसलों में से एक है। यहाँ पे एक मैप दिया गया है, आप इस मैप पर देख सकते हैं, गेहूं का मैप था ये, अभी मैंने आपको जो दिखाया था, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे, अगली फसल है अरहर। अरहर को तुर भी कहते हैं। यह देश की दूसरी प्रमुख दाल फसल है। याद रखना दूसरी प्रमुख दाल फसल कौन है? अरहर है। इसे लाल चना तथा पिंजन पी के नाम से जाना जाता है। यह देश के मध्य तथा दक्षिणी राज्य के शुष्क भागों में वर्षा आधारित परिस्थितियों और सीमांत भू क्षेत्रों पर बोई जाती है। भारत के कुल बोए गए क्षेत्र के लगभग 2% भाग पर इसकी खेती की जाती है। देश के अरहर के कुल उत्पादन का लगभग 1/3 भाग अकेले महाराष्ट्र में होता है। तो सबसे अधिक अरहर की फसल कहाँ होती है? महाराष्ट्र में होती है। अन्य प्रमुख उत्पादक राज्य कौन कौन से हैं? उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात तथा मध्य प्रदेश हैं। इस फसल की प्रति हेक्टेयर उत्पादकता कम और अनियमित है, कहीं पे ज़्यादा तो कहीं पे क्या होती है? कम होती है। अब आते हैं तिलहन। तिलहन मतलब ये हो गया जिससे तेल निकाला जाता है, और याद रखना यह खाद्य तेल होता है, बिना इसके जो है भोजन बनता नहीं है। तो तिलहन फसल कौन कौन सी होती हैं? लिखा है खाद्य तेल निकालने के लिए तिलहन की खेती की जाती है। मालवा के पठार, मराठावाड़ा, गुजरात, राजस्थान के शुष्क भागों और तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के रायलसीमा प्रदेश। तो रायलसीमा प्रदेश कहाँ पे है? तो ये याद रखना आंध्र प्रदेश में है। भारत के प्रमुख तिलहन उत्पादक क्षेत्र हैं। देश के कुल शस्य मतलब होता है कृषि क्षेत्र के अंतर्गत 14% भाग पर तिलहन फसलें बोई जाती हैं। भारत की प्रमुख तिलहन फसलों में मूंगफली, तोरिया, सरसों, सोयाबीन और सूरजमुखी है। इससे तेल निकलता है, और याद रखना इसका उपयोग हमारे यहाँ भोजन बनाने में होता है। मूंगफली, भारत विश्व में 18.8% मूंगफली का उत्पादन करता है। यह मुख्यतः शुष्क प्रदेशों की वर्षा आधारित क्या होती है? फसल होती है, ठीक है। परंतु दक्षिण भारत में यह रबी ऋतु में बोई जाती है। यह देश के कुल शस्य क्षेत्र मतलब कृषि क्षेत्र के 3.6% क्षेत्र पर फैली है। गुजरात, राजस्थान, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश इसके अग्रणी उत्पादक राज्य हैं। तमिलनाडु में जहां भी यह फसल आंशिक रूप से
सिंचित है वहाँ इसकी जो है पैदावार अपेक्षाकृत अधिक है। जहाँ सिंचाई ज़्यादा होती है वहाँ पैदावार क्या है, ज़्यादा है। परंतु आंध्र प्रदेश, कर्नाटक में इसकी पैदावार कम है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका तोरिया और सरसों। ठीक है, यह उपोष्णकटिबंधीय फसल है, रबी की ऋतु में बोई जाती है। तोरिया व सरसों में बहुत से तिलहन समृद्ध है, जैसे राई, सरसों, तोरिया, तारा मीरा आदि है। ये उपोष्णकटिबंधीय फसलें हैं, रबी की ऋतु में बोई जाती है तथा भारत के मध्य और उत्तर पश्चिम भाग में रबी में बोई जाती है। ये फसलें पाला सहन नहीं कर पाती। ध्यान रखना, जब पाला पड़ता है तो ये फसलें क्या हो जाती हैं, नष्ट हो जाती हैं और इनके उत्पादन में वार्षिक उतार चढ़ाव होता है, कभी ज़्यादा तो कभी कम होता है। परंतु सिंचाई के प्रसार, बीज सुधार तथा तकनीकी के साथ इनके उत्पादन में वृद्धि हुई है, क्योंकि लगातार इनमें बदलाव हुआ है और ऐसे से बीज लाए गए हैं जिससे जो है पाला का नुकसान नहीं पहुंचता है। इन फसलों के अंतर्गत क्षेत्र का लगभग 2/3 भाग सिंचित है और तिलहन देश के कुल शस्य क्षेत्र के लगभग जो है 2.5% भाग पर ही बोए जाते हैं। इनके उत्पादन का 1/3 भाग राजस्थान से आता है तथा अन्य प्रमुख उत्पादक राज्य हरियाणा और मध्य प्रदेश है। इन फसलों की प्रति हेक्टेयर उत्पादकता हरियाणा और पंजाब में अपेक्षाकृत क्या है, अधिक पाई जाती है। ठीक है। आगे लिखा है अन्य तिलहन फसलों में, तो लिखा है सोयाबीन और सूरजमुखी भारत के अन्य पर महत्वपूर्ण तिलहन और फसल हैं। सोयाबीन अधिकतर मध्य प्रदेश, अब याद रखना आंकड़ा बदल गया है, अब सोयाबीन का उत्पादन सबसे अधिक महाराष्ट्र में होता है, तब मध्य प्रदेश में होता है। ध्यान रखना, पहले सबसे अधिक सोयाबीन मध्य प्रदेश में होता था, लेकिन अब ये महाराष्ट्र में होता है, तो इस आंकड़े को याद रखना। 2 राज्य मिलकर देश का 90% सोयाबीन पैदा करते हैं। याद रखना, सबसे अधिक प्रोटीन किसमें पाया जाता है, सोयाबीन में पाया जाता है। सूरजमुखी की फसल का सदर राजस्थान, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और इससे जुड़े हुए महाराष्ट्र के भागों में क्या होता है, पैदा होता है। अब यहाँ देख सकते हैं सोयाबीन का बीजारोपण किया जा रहा है और याद रखना ये हल चल रहा है, इसमें जो छेद होता है उसी में बीज क्या करते हैं, बीज डालते रहते हैं और बीज जो है लग जाता है। तो अमरावती महाराष्ट्र एक जिला है, वहाँ पे सोयाबीन की खेती की जा रही है। तो वर्तमान में महाराष्ट्र सोयाबीन के उत्पादन में नंबर 1 पर है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। लिखा है देश के उत्तरी भागों में यह गौड़ फसल है, जबकि सिंचित क्षेत्रों में इसका उत्पादन अधिक होता है। जहाँ सिंचाई सुविधा ज़्यादा होती है वहाँ उसका उत्पादन ज़्यादा होता है। अब आते हैं रेशेदार फसल। रेशेदार फसल किसे कहते हैं, तो यह कपास और जूट को कहते हैं। तो ये फसल हमें कपड़ा, थैला, बोरा और अन्य कई प्रकार का सामान बनाने के लिए रेशा प्रदान करते हैं। कपास और जूट भारत की मुख्य रेशेदार फसल है। तो रेशेदार फसल में सबसे पहले हम बात करेंगे कपास की। तो कपास एक उष्णकटिबंधीय फसल है जो काली मिट्टी में ज़्यादा होती है। तो याद रखना, फसल ऋतुओं के अनुसार भी याद रखना कि कौन सी फसल किस ऋतु में बोई जाती है, ये भी पूछा जाता है कटिबंध के हिसाब से, जलवायु के हिसाब से। तो कपास जो है ये खरीफ की फसल है, खरीफ ऋतु में बोई जाती है और उष्णकटिबंधीय फसल है जो देश के अर्ध शुष्क भागों में खरीफ ऋतु में बोई जाती है। अभी मैंने आपको बताया देश विभाजन के समय भारत का बहुत बड़ा कपास उत्पादन क्षेत्र पाकिस्तान में चला गया। ध्यान रखना, सबसे अधिक कपास उत्पादन पंजाब में होता था, तो वो पंजाब में, वो पाकिस्तान में चला गया। तो हमारे यहाँ कपास उत्पादन में जब देश आज़ाद हुआ तो काफ़ी गिरावट आ गई। कारण क्या था, कपास उत्पादन क्षेत्र पाकिस्तान में चला गया और सारी मिलें कहाँ रह गई, भारत में। तो मिलों के लिए कच्चे माल की क्या हो गई, कमी हो गई। यद्यपि पिछले 50 वर्षों में भारत में इसके क्षेत्रफल में लगातार वृद्धि हुई है। भारत जो है छोटे रेशों वाली भारतीय और लंबे रेशे वाली अमेरिकन दोनों प्रकार की कपास का उत्पादन करता है। अमेरिकन कपास को देश के उत्तर पश्चिमी भागों में जो है नरमा कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना है। और कपास का फूल आने के समय आकाश बादल रहित होना चाहिए, यही क्वेश्चन आईएएस में पूछा गया था। ठीक है, याद रखना, जब कपास की फसल फूल आ जाते हैं जैसे, तो उसमें देखना कि कल बादल रहेगा और वर्षा हो जाएगी तो कपास जो है क्या होगा, नष्ट हो जाएंगे। इसीलिए बादल रहित मौसम होना चाहिए जब फसल की कटाई होने वाली हो कपास के लिए। ठीक है, भारत का कपास के उत्पादन में विश्व में चीन के बाद के पश्चात दूसरा स्थान है। देश के समस्त बोए गए क्षेत्र के लगभग 4.7% क्षेत्र पर कपास बोया जाता है। और कपास के लिए कौन सी मिट्टी चाहिए, तो काली मिट्टी चाहिए। ठीक है, आगे लिखा है कपास के 3 मुख्य उत्पादक क्षेत्र हैं, कौन कौन से हैं। इसमें उत्तर पश्चिमी भारत में पंजाब, हरियाणा और उत्तरी राजस्थान, पश्चिम में गुजरात तथा महाराष्ट्र और दक्षिण में तेलंगाना और कर्नाटक और तमिलनाडु के पठारी भाग सम्मिलित हैं। यही 3 क्षेत्र हैं जहाँ पे सबसे अधिक कपास का उत्पादन भारत में होता है।
ठीक है। कपास के अग्रणी उत्पादक राज्य में गुजरात, सबसे अधिक कपास कहाँ होता है? गुजरात में। नंबर 2 महाराष्ट्र में, फिर तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, पंजाब और हरियाणा है। देश के उत्तर पश्चिमी सिंचाई सुविधा वाले, तो उत्तर पश्चिमी क्षेत्र कौन है? पंजाब हरियाणा, जहाँ सिंचाई की सुविधा अच्छी है। ठीक है, तो सुविधा वाले भागों में कपास का प्रति हेक्टेयर उत्पादन क्या होता है? अधिक होता है, जैसे पंजाब हरियाणा में। और इसका उत्पादन महाराष्ट्र में वर्षा पर निर्भर क्षेत्रों में बहुत कम होता है। तो काली मिट्टी की फसल है, इसलिए काली मिट्टी को कपासी मिट्टी भी कहते हैं। आप यहाँ मैप पहले देख लेते हैं। ये इंडिया का मैप दिया है और याद रखना इसमें 2 फसलों के बारे में बताया गया है, कपास और जूट के बारे में। तो पहले हम कपास के चित्र को देखें तो आपका तो यह कपास उत्पादन क्षेत्र अगर देखा जाए तो कपास का ये यहाँ पे संकेत दिया गया है। तो उत्तर पश्चिमी क्षेत्र ये कपास का है। आपका ये गुजरात, पश्चिमी जो है आपका मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक और तेलंगाना, यही पूरा क्षेत्र किसका है? कपास के उत्पादन का है, जो आपको यहाँ मैप पे दिखाया गया है। और इसके अलावा आपका जो है ये आपका क्षेत्र कौन है? तो तमिलनाडु का क्षेत्र है, ये पश्चिमी क्षेत्र। यहीं पर कोयम्बटूर है और कोयम्बटूर में जो है क्या होता है? ज़्यादा कपड़ा होता है, इसलिए दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? तो कोयम्बटूर को कहा जाता है। उत्तर भारत का कानपुर को, और भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? तो अहमदाबाद को कहते हैं। और मैनचेस्टर क्या है? तो ये इंग्लैंड का एक शहर है जहाँ पे पहली बार सूती मिल की मतलब फैक्ट्री खोली गई थी। ठीक है, अब बात करेंगे हम जूट की। तो जूट कहाँ बोया जाता है? तो जूट की फसल जो है ये जहाँ पे अधिक सिंचाई होती है, जहाँ अधिक पानी होता है, जैसे आपका बंगाल के क्षेत्र में, तो लिखा है जूट का प्रयोग मोटे वस्त्र, थैला, बोरे और अन्य सजावटी सामान बनाने में किया जाता है। यह पश्चिमी बंगाल और इससे जो है सस्पर्गिक भूभागों में एक व्यापारिक फसल है। विभाजन के दौरान देश का विशाल जूट उत्पादन क्षेत्र पूर्वी पाकिस्तान, बांग्लादेश में चला गया। याद रखना, जूट की मिलें कहाँ थी? भारत में। और उत्पादन कहाँ चला गया? मतलब क्षेत्र कहाँ चला गया जूट का? पूर्वी पाकिस्तान, बांग्लादेश में। इस वजह से भारत को जूट के क्षेत्र में भी काफ़ी हानि हुई थी जब विभाजन हुआ था। तो कपास और जूट दोनों के उत्पादन में मतलब जब देश आजाद विभाजन हुआ था तो बहुत नुकसान भारत को उठाना पड़ा। आज भारत विश्व का लगभग 60% जूट उत्पादन करता है। पश्चिम बंगाल देश के इस उत्पादन का 3/4 भाग पैदा करता है। बिहार और आसाम अन्य जूट उत्पादक क्षेत्र हैं। यह देश के कुल शस्य मतलब कृषि क्षेत्र के 0.5% क्षेत्र पर बोया जाता है। तो जूट उत्पादन का भी क्षेत्र हम लोग इस मैप पर देखेंगे। आप यहाँ देख सकते हैं जूट उत्पादन का क्षेत्र भी यहाँ पर दिया गया है। तो आप देख सकते हैं ये आपका जो है पूर्वी बिहार है, आसाम का क्षेत्र है, पूरा पश्चिम बंगाल है और उड़ीसा के कुछ क्षेत्रों में जूट का उत्पादन होता है। यहाँ संकेत के रूप में आप इसको देख सकते हैं। अब आपको ऐसी छोटी छोटी ये चीज़ें आप देखेंगे मैप पे तो आपको ये मैप याद हो जाएगा कि कहाँ कौन सी फसल बोई जाती है। ठीक है, अब आते हैं अन्य फसल। अन्य फसलों में गन्ना, चाय और कॉफ़ी भारत की मुख्य फसलें हैं। तो पहले हम गन्ना की बात कर लेते हैं। तो गन्ना किस प्रकार की फसल है? तो गन्ना एक उष्णकटिबंधीय फसल है। ठीक है, कैसी फसल है? तो एक उष्णकटिबंधीय फसल है। वर्षा पर निर्भर परिस्थितियों में यह केवल आर्द्र और उपाद्र जलवायु वाले क्षेत्रों में बोई जा सकती है, परंतु भारत में इसकी खेती अधिकतर सिंचित क्षेत्रों में की जाती है, जहाँ सिंचाई सुविधा ज़्यादा होती है, नहर, नलकूप, वहीं गन्ने की खेती अधिक होती है। गंगा सिंधु के मैदानी भाग में इसकी अधिकतर बुवाई उत्तर प्रदेश तक सीमित है। पश्चिमी भारत में गन्ना उत्पादक प्रदेश महाराष्ट्र और गुजरात तक विस्तृत है और दक्षिण भारत में इसकी कृषि कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के वाले क्षेत्रों में की जाती है। तो याद रखना गन्ना जो है सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? तो उत्तर प्रदेश में, फिर महाराष्ट्र में होता है। ठीक है, ये गन्ने की फसल को यहाँ पर दिखाया गया है। ठीक है, अब यहाँ गन्ने की फसल आप देख सकते हैं गन्ना सबसे ज़्यादा कहाँ होता है। तो इस मैप पे आप साफ साफ देख सकते हैं पंजाब में, हरियाणा में, पूरे उत्तर प्रदेश में, पश्चिमी बिहार में होता है। आप ये देख सकते हैं पश्चिमी बिहार में चंपारण क्षेत्र में ज़्यादा होता है। ठीक है, और ये आंध्र प्रदेश का क्षेत्र है और ये आपका ये गुजरात के क्षेत्र में यहाँ गन्ना ज़्यादा होता है। और आप देख सकते हैं ये एक पट्टी है जो महाराष्ट्र से शुरू होती है, कर्नाटक होते हुए ये कहाँ पहुँचती है? ये तमिलनाडु तक पहुँचती है। तो यहाँ भी आप गन्ना की खेती देख सकते हैं। ठीक है, तो याद रखना गन्ना की खेती जो है कहाँ कहाँ हो रही है, आप इस मैप के माध्यम से इसको अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है, आगे लिखा है ब्राजील के बाद भारत दूसरा गन्ना उत्पादक देश था। यहाँ विश्व के जो है
19.76% गन्ने का उत्पादन होता है। ठीक है, देश के कुल शस्य क्षेत्र, कुल कृषि क्षेत्र के 2.4% भाग पर ही इसकी कृषि की जाती है। उत्तर प्रदेश देश का 40% गन्ना उत्पादन करता है। तो सबसे अधिक गन्ना उत्पादन कहाँ होता है? तो उत्तर प्रदेश में। इसके बाद कहाँ? महाराष्ट्र में और कर्नाटक में, और फिर तमिलनाडु और फिर आंध्र प्रदेश में होता है। जहाँ इसका उत्पादन स्तर अधिक है और उत्तरी भारत में इसका उत्पादन कम होता है। तो उत्पादकता अगर देखा जाए, गन्ने में रस की अगर मात्रा देखा जाए तो महाराष्ट्र और कर्नाटक में ज्यादा पाया जाता है। अब आते हैं चाय। चाय एक रोपण फसल है। रोपण मतलब ये होता है, रोपण फसल याद रखना उसे कहते हैं जिसके पेड़ द्वारा फसल का उत्पादन होता है। जिसके पेड़ होते हैं उसको रोपण कहते हैं। धान की जो रोपाई होती है उसको रोपण नहीं कहते हैं, इस बात को आप याद रखिएगा, उसको रोपना कहते हैं। इसको रोपण मतलब हो गया कि जिसके पेड़ होते हैं उसको हम रोपण फसल कहते हैं। तो चाय एक रोपण फसल है, ये क्वेश्चन आया हुआ है, जो पेय पदार्थ के रूप में प्रयोग की जाती है। ठीक है, हमारे यहाँ चाय व्यापारिक फसल के रूप में कौन लाया था? अंग्रेज लाए थे। काली चाय की पत्तियां जो है कुंडन होती हैं, जबकि चाय की हरी पत्तियां अकुंडित होती हैं। चाय की पत्तियों में कैफीन और कैनिन की प्रचुरता पाई जाती है। यह उत्तरी चीन के पहाड़ी क्षेत्रों की देशज फसल है। मतलब ये जो चाय है वो चीन की ही जो है स्वदेशी फसल है। यह उष्ण आर्द्र तथा उपोष्ण आर्द्र कटिबंधीय जलवायु वाले ऊंचे क्षेत्रों, ऊंचे जो तंगरित लिखा है इसका मतलब ऊंचा क्षेत्र, भागों में अच्छे अपवाह वाली मिट्टी में उगाई जाती है या बोई जाती है। ध्यान रखना, चाय की फसल वहां हो सकती है जो ढाल होती है, जैसे पहाड़ों के ढालों पर ही हो सकता है। तो चाय की पानी ज्यादा आवश्यकता होती है, लेकिन बहता हुआ पानी चाहिए। अगर पानी रुक जाएगा खेत में तो चाय की जड़ सड़ जाएंगी, इसीलिए बहते हुए पानी में ढाल पर खेती की जाती है। कौन सी? चाय की फसल। ठीक है, लिखा है भारत में चाय की खेती जो है 1840 में असम के ब्रह्मपुत्र घाटी में प्रारंभ हुई। तो अंग्रेजों ने चाय खेती कहाँ शुरुआत किया? असम में, जो आज भी देश का प्रमुख चाय उत्पादक क्षेत्र है। बाद में इसकी कृषि पश्चिम बंगाल के उप हिमालयी भागों दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी और कूच बिहार जिलों में प्रारंभ हो गई। तो दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी और कूच बिहार कहाँ है? तो उत्तरी जो है बंगाल में है, पश्चिम बंगाल में। दक्षिण में चाय की खेती पश्चिमी घाट की नीलगिरी पहाड़ी में और इलायची की पहाड़ियों के निचले भागों में की जाती है। नीलगिरी पहाड़ी कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु की सीमा पर है। आप इस मैप पे यहाँ देख सकते हैं, ये आपका नीलगिरी है और उसके नीचे आप देख सकते हैं अन्नामलाई और फिर इलायची पहाड़ी, जिसे हम कार्डमम पहाड़ी कहते हैं। तो याद रखना, यहीं पर चाय की खेती बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, आगे लिखा है भारत चाय का अग्रणी उत्पादक देश है। सबसे अधिक चाय उत्पादन में भारत आगे है। तब विश्व का लगभग जो है 21.22% चाय का उत्पादन करता है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारतीय चाय का, ये चाय देख सकते हैं, ये पैदा हो जो है लोग चाय की पत्ती को यहाँ दिखाते हुए, निकालते हुए दिखाया गया है। भाग घटा है। चाय निर्यातक देशों में भारत का चीन के पश्चात विश्व में दूसरा स्थान है। तो सबसे अधिक चाय का निर्यात कौन करता है? चीन, और फिर हम करते हैं। असम के कुल शस्य क्षेत्र मतलब कृषि क्षेत्र के 53.2% भाग पर चाय की जो है कृषि की जाती है। तो देश के कुल जो है उत्पादन में आधे से अधिक भाग असम में पैदा होता है। तो सबसे अधिक चाय कहाँ होती है? असम में। चाय के अन्य प्रमुख उत्पादक राज्य में पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु है। आपको नीलगिरी वाला क्षेत्र है और अन्नामलाई और कार्डमम पहाड़ी का। अब आते हैं चाय के उत्पादन के क्षेत्र को देख लेते हैं यहाँ पे मैप पे कि चाय उत्पादन सबसे ज्यादा कहाँ होता है। तो आप यहाँ मैप देख सकते हैं, यहाँ चाय और कॉफी दोनों को दिखाया गया है। तो पहले हम चाय के उत्पादन को क्षेत्र को अगर देखें तो ये आपका चाय उत्पादन के क्षेत्र में आप यहाँ देख सकते हैं, संकेत दिया गया है। पूरा जो है आसाम का क्षेत्र है, पश्चिम बंगाल का उत्तरी क्षेत्र है। ठीक है, और आप देख सकते हैं यहाँ पर आप जो है नीलगिरी वाले और कार्डमम वाले क्षेत्र में ही चाय की खेती ज्यादा की जाती है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग। यहाँ लिखा है आपका जो है कॉफी। कॉफी भी कैसी फसल है? तो कॉफी भी एक रोपण फसल है और उष्णकटिबंधीय फसल है। तो यहाँ देखो लिखा है कॉफी एक उष्णकटिबंधीय रोपण कृषि है। ठीक है, 2 क्वेश्चन आपको यहीं से मिल गया। और कॉफी की खेती भी व्यापारिक खेती के तहत अंग्रेजों ने ही शुरू किया था। इसके बीजों को भूनकर पीसा जाता है तथा एक पेय के रूप में उपयोग किया जाता है। कॉफी की 3 किस्में होती हैं, अरेबिका, रोबस्ता और लिबेरिका। भारत के अधिकतर उत्तम किस्म की अरेबिका कॉफी का उत्पादन करता है। तो सबसे अधिक कॉफी भारत में कौन सी होती है? अरेबिका। इसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बहुत मांग है, परंतु भारत में विश्व का केवल 3.17% कॉफी का उत्पादन होता है। तो सबसे अधिक कॉफी कहाँ होती है? ब्राजील में, वियतनाम में, इंडोनेशिया में, कोलंबिया में,
हंडुरास में, हंडुरास कहाँ पर है, कोलंबिया कहाँ है, तो कोलंबिया दक्षिण अमेरिका में, हंडुरास मध्य अमेरिका में है, इथियोपिया अफ्रीका में और पेरू दक्षिण अमेरिका के बाद भारत का विश्व में 8वां स्थान है कॉफी के उत्पादन में। आगे लिखा है कर्नाटक, केरल व तमिलनाडु में पश्चिमी घाट की उच्च भूमि पर इसकी कृषि की जाती है और देश के समस्त कॉफी उत्पादन का 2/3 से अधिक भाग अकेले कर्नाटक में होता है। तो सबसे अधिक कॉफी का उत्पादन कहाँ होता है, कर्नाटक में होता है। तो आप यहाँ कर्नाटक का मैप भी यहाँ पे आप दे सकते हैं, मैप के माध्यम से आप इसको याद कर सकते हैं। तो कर्नाटक में सबसे अधिक कॉफी होती है, ये मैप पे यहाँ पर दिखाया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। लिखा है भारत में कृषि विकास। तो लिखा है स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले भारतीय कृषि एक जीविकोपार्जन अर्थव्यवस्था जैसी थी। मतलब ये हुआ कि जब आज़ाद हमारा देश हुआ तो केवल लोग अपने जीवन जीने के लिए ही कृषि करते थे, बेचने के लिए कृषि नहीं करते थे। 20वीं शताब्दी के मध्य तक इसका प्रदर्शन बड़ा दयनीय है। यह समय भयंकर अकाल और भूख सूखे का साक्षी है। देश विभाजन के दौरान लगभग 1/3 सिंचित भूमि पाकिस्तान में चली गई। परिणाम स्वरूप स्वतंत्र भारत में सिंचित क्षेत्र का अनुपात कम रह गया। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सरकार का तत्कालिक उद्देश्य खाद्यान्नों का उत्पादन बढ़ाना था। तो सबसे पहले खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाना था, क्योंकि जब देश हमारा आज़ाद हुआ तो विभाजन हुआ और हमारा बहुत सारा क्षेत्र पाकिस्तान में चला गया, जिनमें निम्न उपाय अपनाए गए। व्यापारिक फसलों की जगह खाद्यान्नों का उगाया जाना, कृषि गहनता को बढ़ाना और कृषि योग्य बंजर और पड़ती भूमि को कृषि भूमि में परिवर्तित करना, ये सब प्रयास सरकार ने किया तत्कालिक रूप से, जिससे कृषि उत्पादन में हमारे यहाँ तेजी से क्या हो गई, वृद्धि हो गई। और आज स्थिति यह हो गई कि हम 80 करोड़ परिवारों को मुफ्त में अनाज दे रहे हैं। आगे लिखा है प्रारंभ में इस नीति से खाद्यान्नों का उत्पादन बढ़ा है, लेकिन 1950 के दशक के अंत तक कृषि उत्पादन स्थिर हो गया है। इस समस्या से उभरने के लिए गहन कृषि जिला कार्यक्रम तथा गहन कृषि क्षेत्र कार्यक्रम प्रारंभ किए गए, मतलब फसलों को उपजाने के लिए। और 1960 के दशक के मध्य में लगातार अकालों से देश में अन्न संकट उत्पन्न हो गया और परिणाम स्वरूप दूसरे देशों से खाद्यान्न का आयात करना पड़ा। और जब दूसरे देशों से खाद्यान्न का आयात करना पड़ा तो अमेरिका से बहुत सड़े हुए चावल हमारे देश में आ गए थे, गेहूं आ गया था। तब हमने हरित क्रांति को अपनाया था। तो लिखा है 1960 के दशक के मध्य में गेहूं मैक्सिको और चावल फिलीपींस के 2 किस्में जो अधिक उत्पादन देने वाली किस्में थी, उनको भारत लाया गया कृषि की उपलब्धता के लिए। ठीक है, तो याद रखना गेहूं की फसल कहाँ से लाई गई थी, मैक्सिको से, और चावल की फसल कहाँ से लाई गई थी, फिलीपींस से। और फिलीपींस में ही अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र है। भारत में इसका लाभ उठाया और जो है पैकेज प्रौद्योगिकी के रूप में पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और गुजरात के सिंचाई वाले सुविधा वाले क्षेत्रों में रासायनिक खाद के साथ इस उच्च उत्पादकता की किस्मों जो है हाइब्रिड बीजों को अपनाया गया। तो इससे जो है क्या हुआ, तो हमारे यहाँ हाइब्रिड जब बीज कहाँ से लाई गई थी गेहूं के लिए, मैक्सिको, और चावल कहाँ से, फिलीपींस से, तब जाके हमारे यहाँ जो है तेजी से जो है फसल उत्पादन होने लगा। नई कृषि तकनीक की सहायता हेतु सिंचाई से निश्चित जल आपूर्ति पूर्व अपेक्षित है। कृषि विकास की इस नीति से खाद्यान्नों के उत्पादन में अभूतपूर्व वृद्धि हरित क्रांति के नाम से जानी जाती है। तो हरित क्रांति के कारण जो है हमारे देश में फसलों का उत्पादन तेजी से बढ़ा। और हरित क्रांति के लिए जरूरी क्या होता है, तो लिखा है हरित क्रांति ने कृषि में प्रयुक्त कृषि निवेश जैसे उर्वरक, कीटनाशक, कृषि यंत्र आदि कृषि आधारित उद्योगों और छोटे पैमाने के उद्योगों के विकास को प्रोत्साहित किया है। याद रखना, जब हमारे यहाँ हरित क्रांति आई तब हमारे यहाँ उर्वरक उत्पादन तेजी से होने लगा, कीटनाशक बहुत तेजी से बनने लगे, कृषि यंत्र ट्रैक्टर बहुत तेजी से बिकने लगे, और उद्योग, कृषि आधारित उद्योगों का विकास बहुत तेजी से हुआ, जैसे चीनी का, सूती मिल का, कपड़े का, और छोटे उद्योग भी बहुत पैमाने पर विकसित होने लगे। कृषि विकास की इस नीति से देश के खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर हुआ। तो भारत क्या हुआ, हरित क्रांति कारण क्या हो गया, खाद्यान्न के उत्पादन में आत्मनिर्भर हो गया। लेकिन प्रारंभ में हरित क्रांति देश के सिंचित भागों तक सीमित थी। फलस्वरूप कृषि विकास में प्रादेशिक असमानता बढ़ी। प्रादेशिक असमानता मतलब यह हो गया कि पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हरित क्रांति लाई गई तो बहुत आगे निकल गए, और जो क्षेत्र में नहीं लाया गया तो वहां पे क्या हो गया, पिछड़ गए, तो असमानता पैदा हो गई। ऐसा 1970 के दशक के अंत तक रहा। 1980 के आरंभ इसके पश्चात यह प्रौद्योगिकी मध्य भारत और पूर्वी भारत के भागों में भी फैल गई। अब देखा होगा मशीनीकृत कृषि लगभग हर जगह होने लगी है। 1980 के दशक में भारतीय योजना आयोग ने वर्षा आधारित क्षेत्रों की कृषि समस्याओं पर ध्यान दिया। योजना आयोग ने 1988 में कृषि विकास में प्रादेशिक संतुलन को प्रोत्साहित करने हेतु
कृषि जलवायु नियोजन प्रारंभ किया। इसने कृषि, पशुपालन और जल कृषि को विकास हेतु संसाधनों के विकास पर भी बल दिया। 1990 के दशक की उदारीकरण नीति, तो हमारे यहाँ 1990 में जब उदारीकरण नीति अपनाई गई और उन्मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था ने भारतीय जो कृषि के विकास को क्या किया, और ज़्यादा प्रभावित किया। भारतीय कृषि के फसलों की मांग पूरे विदेश में होने लगी। सतत कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन अपनाया गया था। याद रखना, ये कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए ये मिशन शुरू किया गया था। मिट्टी की उर्वरकता को बनाए रखने के, नमी संरक्षण के लिए। तो इसको एक बार आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। लिखा है कृषि उत्पादन में वृद्धि और प्रौद्योगिकी का विकास। यहाँ से निबंध भी पूछ रहा था कभी कभी। लिखा है पिछले 50 वर्षों में कृषि उत्पादन और प्रौद्योगिकी में उल्लेखनीय बढ़ोतरी हुई। बहुत सी फसलें जैसे चावल और गेहूं के उत्पादन तथा पैदावार में प्रभावशाली वृद्धि हुई और अन्य फसलों मुख्यतः गन्ना, तिलहन और कपास के उत्पादन में जो है प्रशंसनीय वृद्धि हो गई, ठीक है, तकनीक के कारण। आगे लिखा है सिंचाई के प्रसार से देश में कृषि उत्पादन बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई। इसने आधुनिक कृषि प्रौद्योगिकी जैसे बीजों की उत्पन्न किस्में, रासायनिक खादों, कीटनाशक और मशीनी के प्रयोग के लिए आधार प्रदान किया। तो याद रखना, सिंचाई सुविधा जब बढ़ी, हरित क्रांति का फसलों उत्पादन हुआ, तो हमारे देश में रासायनिक खादों का, कृषि का मशीनीकरण, इन सब का क्या हो गया, ये जो है व्यापक पैमाने पर प्रयोग होने लगा। यहाँ पे देखो लिखा है भारत का कृषि पोर्टल। भारत कृषि पोर्टल ये सरकार ने लॉन्च किया है। क्या है? कृषि से संबंधित जो है किसी भी जानकारी की तलाश के लिए किसान पोर्टल किसानों के एक मंच है। मतलब कैसी भी किसी की जानकारी लेना हो तो आपको पोर्टल का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे किसानों के बीमा, कृषि भंडारण, फसलों विस्तार गतिविधियां, बीजों, कीटनाशकों, कृषि मशीनरी आदि पर विस्तृत जानकारी प्रदान की जाती है। उर्वरकों, बाजार मूल्य, पैकेज और प्रथाओं का कार्यक्रम, कल्याणकारी योजनाओं के वितरण की भी दिए गए हैं। मिट्टी का उर्वरकता भंडार, बीमा से संबंधित ब्लॉक स्तर पर का वितरण, प्रशिक्षण आदि पर जो है इंटरसेप्टिव मानचित्र उपलब्ध है। उपयोगकर्ता फार्म फ्रेंडली जो है हैंडबुक, योजना, दिशा निर्देश आदि भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो एक तरह से पोर्टल लॉन्च किया गया है किसानों की मदद के लिए कि आप वहाँ कोई भी जानकारी चाहते हैं तो आपको वो जानकारी वहाँ मिल जाएगी, ठीक है। आगे लिखा है देश के विभिन्न क्षेत्रों में आधुनिक कृषि प्रौद्योगिकी का प्रसार तीव्र से हुआ है। तो आजकल क्या है, कृषि के लिए बड़े बड़े जो है तकनीक का इस्तेमाल किया गया। बड़ी बड़ी मशीनें आती हैं जो कृषि में अब उत्पादन को बढ़ा रही हैं। पिछले 40 वर्षों में रासायनिक उर्वरकों की खपत में भी 15 गुना की वृद्धि हुई है। मतलब हमारे यहाँ रासायनिक खादों की मांग बढ़ गई है। क्योंकि उत्तम बीज के किस्मों में कीट प्रतिरोधकता कम होती है। अतः देश में 1960 के दशक में कीटनाशकों की खपत में भी महत्वपूर्ण वृद्धि हुई। तो याद रखना, जो उत्तम किस्म के बीज होते हैं उसमें कीट बहुत जल्दी लग सकते हैं, इसीलिए उर्वरक और कीटनाशक दवाओं का प्रयोग ज़्यादा होता है। आगे लिखा है भारतीय कृषि की समस्याएं। भारतीय कृषि की समस्याएं, ये क्वेश्चन भी मेंस में पूछे जाते हैं, पीटी में पूछे जाते हैं और निबंध में भी आते हैं। तो लिखा है और इंटरव्यू में भी पूछे जाते हैं। तो कृषि पारिस्थितिकी तथा विभिन्न प्रदेशों के ऐतिहासिक अनुभवों के अनुसार भारतीय कृषि की समस्याएं भी विभिन्न प्रकार की हैं। अतः देश की अधिकतर कृषि समस्याएं प्रादेशिक हैं, तथापि कुछ समस्याएं सर्वव्यापी हैं, जिनमें भौतिक बाधाओं से लेकर संस्थागत अवरोध शामिल हैं। इन समस्याओं का वितरण निम्न प्रकार है। तो क्या क्या समस्याएं हैं भारत में कृषि की? तो पहला है आपका अनियमित मानसून का निर्भरता। तो हमारे देश में जो कृषि है वो मानसून का जुआ कहा जाता है। जैसे जुआ लगता है कभी कभी, वैसे मानसून कभी आता है तो कृषि अच्छी होगी, मानसून नहीं आया तो कृषि खराब हो जाएगी। तो अनियमित मानसून आता है उससे जो है हमारे देश के किसान निर्भर हैं मानसून पर। तो कभी फसल उत्पादन ज़्यादा होगा, कभी कम। तो वर्षा अगर अधिक होगी तो उत्पादन बढ़ेगा, नहीं तो कम हो जाएगा। तो लिखा है भारत में कृषि क्षेत्र का केवल 1/3 भाग ही सिंचित है। मतलब सिंचाई द्वारा, मतलब वहाँ सिंचाई उपलब्ध है, सिंचाई के साधन उपलब्ध है, नहर, नलकूप, कुआं और तालाब। शेष कृषि क्षेत्र में फसलों का उत्पादन प्रत्यक्ष रूप से वर्षा पर निर्भर है। अगर वर्षा होगी तभी कृषि हो सकती है, नहीं तो नहीं। और कौन सी वर्षा से? दक्षिण पश्चिम मानसून। तो दक्षिण पश्चिम मानसून से हमारे देश में 90% वर्षा होती है, ठीक है। तो लिखा है दक्षिण पश्चिम मानसून की अनिश्चितता और अनियमितता से सिंचाई हेतु जो है नहरी जल आपूर्ति प्रभावित होती है, क्योंकि नहर में पानी ही नहीं रहेगा। जब नदी में पानी नहीं तो नहर में नहीं रहेगा। दूसरी तरफ राजस्थान और अन्य क्षेत्रों में वर्षा बहुत कम और अत्यधिक अविश्वसनीय है। अधिक वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में भी काफ़ी उतार चढ़ाव पाया जाता है।
फलस्वरूप यह क्षेत्र सूखा और बाढ़ दोनों सुभेद है और कम वर्षा वाले क्षेत्रों में सूखा एक सामान्य परिघटना है, लेकिन यहाँ यदाकदा बाढ़ भी आ जाती है कभी कभी। 2006 और 17 में महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान के कुछ शुष्क क्षेत्रों में भी बाढ़ आ गई थी। ये क्वेश्चन मेंस में बना था कि राजस्थान में बाढ़ कैसे आ गई। ठीक है, तो सूखा तथा बाढ़ भारतीय कृषि के जुड़वा संकट माने जाते हैं। ये बात याद रखना कि कृषि की जुड़वा संकट किसे कहते हैं, अगर क्वेश्चन आ जाए तो सूखा और बाढ़ को कहा जाता है। दूसरा, कृषि की समस्या क्या है, निम्न उत्पादकता है। हमारे यहाँ उत्पादकता क्या है, निम्न है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर की अपेक्षा भारत में फसलों की उत्पादकता कम है। भारत में अधिकतर फसलों चावल, गेहूं, कपास व तिलहन की प्रति हेक्टेयर पैदावार अमेरिका, रूस और जापान से कम है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, खेत बड़े बड़े होते हैं और यहाँ मशीनों से खेती करते हैं। हमारे यहाँ खेत के आकार क्या है, छोटे हैं। भू संसाधनों पर अधिक दबाव के कारण अंतर्राष्ट्रीय स्तर की तुलना में भारत में श्रम उत्पादकता भी बहुत कम है। देश के विस्तृत वर्षा निर्भर विशेषकर शुष्क क्षेत्रों में अधिकतर मोटे अनाज, दालें और तिलहन की खेती की जाती है तथा यहाँ इनकी उत्पादकता भी बहुत कम होती है। ठीक है, आगे लिखा है यहाँ विभिन्न संसाधनों की बाध्यताएं और ऋणग्रस्तता, ये भी एक समस्या है। तो हमारे यहाँ के जो किसान होते हैं वो क्या होते हैं, ऋणी होते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा ऋण ले लेते हैं, वो भी एक समस्या है। तो लिखा है आधुनिक कृषि में लागत बहुत आती है, तो जो आधुनिक कृषि करेंगे तो पैसा बहुत ज़्यादा लगेगा। सीमांत और छोटे किसानों की कृषि बचत बहुत कम या ना के बराबर है, क्योंकि खाने के लिए पैदा होता है तो बचत कर ही नहीं पाते हैं। अतः वह सघन संसाधन दृष्टिकोण से भी की जाने वाली कृषि में निवेश में असमर्थ होते हैं, वो निवेश कर ही नहीं पाते हैं छोटे किसान। इन समस्याओं से उबरने के लिए बहुत से किसान विविध संस्थाओं और महाजनों से ऋण लेते हैं और कृषि से कम होती आय और फसलों के खराब होने से वह कर्ज के जाल में फंस जाते हैं। ठीक है, कितना इंपॉर्टेंट बात बताया गया है। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन भी दिया गया है, आप लोग इसको लिख सकते हैं। अत्यधिक ऋणग्रस्तता के क्या गंभीर परिणाम हैं? आप क्या मानते हैं कि देश के विभिन्न राज्यों में किसानों द्वारा आत्महत्या ऋणग्रस्तता का परिणाम होती है? बिल्कुल होती है, तो इसी को आपको सिद्ध करना है। अब आप इसको लिख भी सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन मेंस में आते हैं। आगे लिखा है भूमि सुधारों की कमी। हमारे देश में भूमि सुधार की भी क्या है, कमी है। भूमि की असमान वितरण के कारण भारतीय किसान लंबे समय से शोषित हैं। अंग्रेजी शासन के दौरान 3 भू राजस्व प्रणालियां, महलवाड़ी, रैयतवाड़ी और जमींदारी, इसको हम बता चुके हैं, में से जमींदारी प्रथा किसानों के लिए सबसे अधिक शोषणकारी रही। स्वतंत्रता की प्राप्ति के पश्चात भूमि सुधारों को प्राथमिकता दी गई। तो देख रहा होगा, भूमि सुधार के लिए ही हमने क्या किया था, पहला संविधान संशोधन किया था और 9वीं अनुसूची जोड़ी थी। लेकिन ये सुधार कमजोर राजनीतिक इच्छा शक्ति के कारण पूर्णतः फलीभूत नहीं हो पाए। तो हमारे देश के नेताओं की राजनीतिक इच्छा शक्ति बहुत कम थी, जिस कारण से भूमि सुधार हमारे देश में हो ही नहीं पाया। अधिकतर राज्य सरकारों ने राजनीतिक रूप से शक्तिशाली जमींदारी के खिलाफ कठोर राजनीतिक निर्णय लेने में टालमटोल किया। भूमि सुधारों के लागू न होने के परिणाम स्वरूप कृषि योग्य भूमि का असमान वितरण जारी रहा, जिससे कृषि विकास में भी बाधाएं आईं। अगली समस्या क्या है, छोटे खेत और विखंडित जोत। तो हमारे यहाँ क्या है, संयुक्त परिवार होते हैं और संयुक्त परिवार जब परिवार अलग हो जाते हैं तो हमारे यहाँ खेतों के आकार क्या हो जाते हैं, बहुत छोटे छोटे हो जाते हैं। अब छोटे खेत में बड़ी बड़ी मशीनें कैसे काम करेंगी, तो यहाँ पे पैदावार अपने आप कम हो जाएगी। तो लिखा है भारत में सीमांत और छोटे किसानों की संख्या सबसे ज्यादा है। 60% से अधिक किसानों के पास 1 हेक्टेयर से छोटे भू जोत हैं। तो 60% लोगों के पास 1 हेक्टेयर से भी कम खेत हैं तथा लगभग 40% किसानों की जोत का आकार तो 0.5 हेक्टेयर से भी कम है, बहुत छोटे छोटे खेत हैं। बढ़ती जनसंख्या के कारण इन जोतों का औसत आकार और भी सिकुड़ रहा है। जनसंख्या बढ़ रही है, लोग अलग अलग हो जा रहे हैं, तो जमीन के टुकड़े हो जा रहे हैं, तो उससे क्या हो रहा है, पैदावार अपने आप कम हो जाएगी। इसके अतिरिक्त भारत में अधिकतर भू जोत बिखरे हुए हैं। देखा होगा कई लोगों के खेत, कुछ खेत यहाँ होते हैं तो कुछ खेत बहुत दूर होते हैं, कुछ खेत और दूर होते हैं। अगर वो खेत सब एक जगह रहें तभी उत्पादन ज़्यादा हो जाए, तो उसे हम चकबंदी कहते हैं। कुछ राज्यों में तो एक बार भी चकबंदी नहीं हुई है। तो चकबंदी का मतलब ये होता है कि बिखरे हुए खेत को एक जगह पर बांध देना, उसी को कहते हैं चकबंदी। और चक का मतलब ये होता है खेत, चक को मतलब खेत को बांधना। वह राज्य जहां एक बार चकबंदी हो चुकी है वहां पुनः चकबंदी की आवश्यकता है, क्योंकि अगली पीढ़ी में भूमि बंटवारे की प्रक्रिया ने भू जोतों का दोबारा विखंडन हो गया है और विखंडित और छोटे भू जोत आर्थिक दृष्टि से अलाभकारी होते हैं। इसके अलावा जो वाणिज्यीकरण का अभाव, हमारे यहाँ जो किसान होते हैं वो परंपरागत खेती करते हैं,
बेचने के लिए खेती नहीं करते हैं, ये भी एक समस्या है। तो अधिकतर किसान अपनी जरूरत या स्वयं उपभोग हेतु फसलें उगाते हैं, बेचने के लिए नहीं करते हैं। इन किसानों के पास अपनी जरूरत से अधिक उत्पादन के लिए पर्याप्त भू संसाधन नहीं होता, क्योंकि जमीन ही नहीं है। अधिकतर उपांत तथा छोटे किसान खाद्यान्नों की कृषि करते हैं, मतलब पेट भरने के लिए अपने, जो उनकी पारिवारिक जरूरतों को पूरा करती है। वही हुआ। यद्यपि जो शिक्षित क्षेत्रों में कृषि का आधुनिकीकरण तथा वाणिज्यीकरण हो रहा है, तो पंजाब, हरियाणा में और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अब कृषि मशीनों से हो रही है। व्यापक अल्प रोजगारी। भारतीय कृषि में विशेषकर अशिक्षित क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर अल्प रोजगारी पाई जाती है। इन क्षेत्रों में ऋतु बेरोजगारी है, मतलब कि बेरोजगारी कैसी है, मौसमी बेरोजगारी है, जो 4 से 8 महीने तक रहती है। तो जो है किसी क्षेत्र में क्या है, 4 से 8 महीने काम है, बाकी जब बरसात होती है तो कोई काम ही नहीं है। फसल ऋतु में भी वर्ष भर रोजगार उपलब्ध नहीं होता है, क्योंकि कृषि कार्य लगातार गहन श्रम वाले नहीं होते। अतः कृषि में कार्यरत लोगों को वर्ष भर कार्य करने का अवसर प्राप्त नहीं होता है। तो जब फसल कटती है और जब फसल बुआई होती है तभी उनको काम मिलता है। लिखा है कृषि योग्य भूमि का निम्नीकरण। जो कृषि योग्य भूमि है वो नष्ट हो रही है, तो जो कृषि योग्य भूमि नष्ट हो रही है उसी को निम्नीकरण कहते हैं। तो लिखा है भूमि संसाधनों का निम्नीकरण सिंचाई और कृषि विकास की दोषपूर्ण नीतियों से उत्पन्न हुई समस्याओं में से एक गंभीर समस्या है। यह गंभीर समस्या इसलिए है क्योंकि इससे मृदा उर्वरकता क्षीण हो सकती है। यह समस्या विशेषकर सिंचित क्षेत्रों में भयावह है। कृषि भूमि का एक बड़ा भाग जलाकांता, लवणता और मृदा क्षरण के कारण बंजर हो चुका है। मतलब एक बड़ा कृषि क्षेत्र जहाँ पानी हमेशा भर गया तो नष्ट हो गया, मिट्टी में लवणता भर गई, मतलब नमक की मात्रा अधिक हो गई तब हो गया गुजरात, राजस्थान में, और यह मिट्टी क्षारीय हो जाती है तब मिट्टी नष्ट हो जाती है। इसके अलावा हम अत्यधिक कीटनाशक और रसायनों के अत्यधिक प्रयोग से मृदा परिच्छेदिका में जहरीले तत्व का क्या हो जाता है, संकेंद्रण हो जाता है, और सिंचित क्षेत्रों के फसल प्रतिरूप पे दलहन लेग्यूम विस्थापित हो जाते हैं तथा बहुफसलीकरण में बढ़ोतरी से पड़ती भूमि में काफी मात्रा में कमी आई है। इससे भूमि में पुनः उर्वरकता पाने की प्रक्रिया अवरुद्ध हो गई है, जैसे नाइट्रोजन यौगिकीकरण। उष्णकटिबंधीय आर्द्र और शुष्क जो अर्ध शुष्क क्षेत्रों की कई प्रकार की भूमि निम्नीकरण से प्रभावित हुई है, जैसे जल द्वारा मृदा अपरदन तथा वायु अपरदन जो है, इसके कारण जो है क्या हो रहा है, हमारी जो है मिट्टी नष्ट हो जा रही है। अब हम लोग क्वेश्चन को देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा भू उपयोग सावर्ग नहीं है। तो पड़ती भूमि होता है, निवल बोया होता है, और कृषि योग्य व्यर्थ भूमि होती है, लेकिन सीमांत भूमि नहीं होती है, ये नहीं होगा। दूसरा है पिछले 40 वर्षों में वनों का अनुपात बढ़ने का निम्न में से कौन सा कारण है। तो वन क्षेत्र प्रबंधन में लोगों की भागीदारी, ये सबसे बड़ा कारण है। निम्न में से कौन सा सिंचित क्षेत्र में भू निम्नीकरण का मुख्य कारण है। तो याद रखना इसमें है मृदा लवणता। ठीक है। इसके अलावा सूक्ष्म कृषि में निम्न में से कौन सी फसल नहीं बोई जाती है। तो गन्ना, ये सूक्ष्म कृषि में नहीं बोया जाता, जहाँ पे आर्द्रता अधिक होती है, नमी ज्यादा होती है, वहाँ गन्ना बोया जाता है, तो ये नहीं होगा, इसका आंसर हो जाएगा गन्ना। ठीक है। आगे लिखा है निम्न में से कौन से 2 देशों में गेहूं और चावल की अधिक उत्पादकता वाली किस्में विकसित की गई थी। तो मैक्सिको और फिलीपींस में विकसित की गई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका जो है गा। ठीक है, बी हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है। तो ये जो कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे इसको देख लीजिएगा। बाकी जो है अलग लगातार क्वेश्चन इसको अलग से हम कराएंगे, और आपको एनसीईआरटी लगातार मिलती रहेगी चैप्टर वाइज। ये चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे एक्स्ट्रा क्लास आपको लगातार मिलती रहे। ओके, थैंक यू।